गाइस हमने फिर से इस पार्ट को मिक्स कर दिया है। जिन लोगों ने पहले पार्ट को देख रखा है वो लोग स्किप करके देख सकते हैं और स्किप का बटन तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग शुरू से देखें। वैसे इस मानवा का नाम है आई स्टैंड बियॉन्ड दी हेवंस। तो चलिए जानते हैं इस मानवा की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग स्नेक डीमन को देखते हैं जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में थी और वो अपने मास्टर से कहती है बाबू दवाई पीने का टाइम हो गया है। उसी टाइम पे हम लोग एमसी को देखते हैं और ये अभी अभी रिकार्नेट हुआ है। एमसी को जैसे ही होश आता है तब वो अपने बगल में और आसपास की चीजों को देख के कहता है कि एंटिक सामान है, कोई भी बिजली नहीं है, सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि मैं ऑटोमेटिकली इसे गाइड हो गया हूँ, मैं दूसरी दुनिया में आ गया। खैर उसी टाइम पे उसे याद आता है कि उसकी कन्या उसे डार्लिंग कहते हुए उसे दवाई पिला रही है और उसे पक्का पता चल जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। इसके बाद एमसी उस लड़की से पूछता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। खैर उसी के बाद एमसी के मन के अंदर उसके पुराने होस्ट की जितनी भी मेमोरीज थी वो सभी एक ही बार में घुसेड़ दी जाती हैं। हमारे एमसी को याद आता है कि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पे डीमंस और इंसान दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी कोऑपरेट करते हैं। एमसी का नाम ये हाई है और वो ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और जब वो 13 साल का हुआ था तब उसके क्लैन वालों ने उसके ऊपर टेस्ट किया था। तब पता चला था कि हाई के अंदर ब्लड और की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए वो कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज्यादा लैग करता है, यानी कि कचड़ा है। इसके बाद ये फैमिली ने हमारे मेन कैरेक्टर को भाई कुत्ता समझ लिया और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगे, उसके ऊपर गालियां देते थे और उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे और जो भी रिसोर्स इसको मिलने थे वो भी इससे छीन लिए गए। खैर हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि हाई को इतना भी सब कुछ बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसके पास अभी भी एक सुंदर कन्या थी जो कि उसके साथ हमेशा रहना चाहती थी और हाई को लगता है कि जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है अगर सुंदर लड़की अपने साथ हो। लेकिन प्लॉट में उसी टाइम पे ट्विस्ट होता है और हाई के मन के अंदर आखिरी बचे हुए मेमोरी आती है कि उसके बड़े भाई यानी कि सॉक की आंख ने ये मेड उसके लिए लगाई थी और उसकी असली आइडेंटिटी एक स्नेक डीमन है जो कि हाई के अंदर की एनर्जी हर दिन चूसा करती है और धीरे धीरे करके उसे मार रही है। लेकिन जब तक हाई को ये सारी चीजें पता चलती तब तक स्नेक डीमन ने अपना काम कर चुका था और उसने हाई की यानी प्रीवियस होस्ट की बॉडी से सारी एनर्जी चूस ली थी और उसे मार डाला था और कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं दिखा रही थी। इसके बाद मेन कैरेक्टर को याद आता है कि आज ही के दिन उसकी बलि चढ़ने वाली है और स्नेक डीमन आखिरी बार उसकी एनर्जी चूस के उसे मारने वाली है। इसके बाद मेन कैरेक्टर की फटना शुरू हो जाती है और वो मन में कहता है स्नेक डीमन, प्यारे स्नेक डीमन, मैं वो पुराना वाला साथी नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब स्नेक डीमन इसे सर्व करने के लिए नहीं आई थी। तब इसकी बॉडी बॉडी बिल्डर की तरह हुआ करती थी, एकदम फूली फूली। लेकिन जब से स्नेक डीमन ने इसे सर्व करना शुरू किया है तब से इसकी बॉडी पिचक गई है जैसे कि गुब्बारा पिचक जाता है। उसी टाइम पे स्नेक डीमन हाई के मुंह के अंदर भाई दवाई घुसेड़ देती है और उससे कहती है खाना शुरू करो और जिसके बाद स्नेक डीमन मेन कैरेक्टर से कहती है कि अभी तो उन्हें 10 बार मचाना है, जिससे मेन कैरेक्टर की फट जाती है और अब डरते हुए कहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो, मैं उल्टे सीधे काम नहीं करता हूँ। लेकिन स्नेक डीमन उसके ऊपर कूदते हुए कहती है कि मैं इनपेशेंट हो रही हूँ, मुझे अभी की अभी मचाना है। लेकिन उसी टाइम पे हाई के मन के अंदर सिस्टम वाली आवाज आती है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्लॉट ट्विस्ट था। सिस्टम भाई होस्ट की एनर्जी से एक्टिवेट नहीं हुआ था, वो डीमन स्नेक की वजह से एक्टिवेट हो रहा था और साथ ही में क्योंकि होस्ट ने खुद भाई सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया था इसीलिए उसको ओपन गिफ्ट पैक कैंसिल कर दिया जाता है। जिससे हाई शुरुआत में तो खुश हो जाता है लेकिन उसे बाद में समझ आता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है। सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हुआ है और साथ ही में उसका गिफ्ट पैक भी कैंसिल हो गया और उसे अब जाके समझ में आता है कि सिस्टम ने उसे चूना ही नहीं कत्था भी लगाया है। उसी टाइम पे हाई को टेलीपोर्ट कर लिया जाता है सिस्टम के अंदर जहाँ पे चारों तरफ मार्शल आर्ट्स बिछी हुई थी और हर तरफ हर कोई कुंफू प्रैक्टिस कर रहा था। हाई के मन के अंदर आता है कि अब वो भी कुंफू मास्टर बनने वाला है। खैर उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है जो कि किसी उबले हुए अंडे की तरह था और वो हाई से कहता है क्योंकि हाई ने सिस्टम की बेइज्जती की है इसलिए उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाता है और 1000 में से 999 घटा दिए जाते हैं। और हाई सिस्टम पे ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले तू तो उबले हुए अंडे है, तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। लेकिन सिस्टम हाई की आइडेंटिटी क्लियर करते हुए कहता है कि हाई ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, लेकिन इस बात की कोई भी सबूत नहीं है कि ये उनका सगा बेटा है। कल्टीवेशन लेवल वॉरियर लेवल 1 पे है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, गले के कुत्ते भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। स्पिरिचुअल रूट लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे पास हो और वो पहले ही जा चुकी है और तुम्हारे पास कल्टीवेशन के लिए जरा से भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने की कोशिश की गई तो कभी भी नहीं सीख पाए और हमेशा हक दिया गया। जिसपे भाई हाई आगे से कहता
है कि तुम अपनी होस्ट की ही बेइज्जती कर रहे हो, इतनी बेइज्जती तो मेरा बाप भी नहीं करता है। सिस्टम अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो दुनिया के सबसे बेकार कचड़े की टॉप क्वालिटी में से आता है। वो अपने मन से ही कई सारी टेक्निक्स को सीख सकता है और उन्हें सिखा भी सकता है। वैसे हम लोग सिस्टम के ऊपर उसका टैग लगा हुआ देखते हैं तो ये 4.5 रुपए का था। सिस्टम हाई को आगे बताता है कि वो हाई की मदद कर सकता है कि हाई बिना किसी दिक्कत के कोई भी मार्शल आर्ट को आसानी के साथ सीख सकता है और फालतू के टाइम को वेस्ट करने के लिए वो लोग टाइटल को काट देते हैं। खैर हाई अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं ऑटोमेटिकली कोई भी टेक्निक सीख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो महामहिम बनने वाला हूँ भाई। फिर होना क्या था, हाई के मन के अंदर एक से एक खतरनाक टेक्निक्स आने लगती हैं। पाम टेक्निक जो छाती को चीर दे, किक टेक्निक जो सर को उड़ा दे, वज्रा इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी जिससे चूचियां और स्किन सख्त हो जाती है। और हाई के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि वो इन सभी खतरनाक टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। सिस्टम उससे कहता है यस होस्ट यू कैन डू दैट, बस आपको उसके लिए पॉइंट लगेंगे और पॉइंट को लेने के लिए तुम्हें मिशन पूरे करने पड़ेंगे। हाई सिस्टम से कहता है बताओ मुझे कौन सी स्किल लेनी चाहिए, उन सभी की लिस्ट मेरी आंखों के सामने लेके आओ। सिस्टम उससे कहता है ले भैया। इसके बाद हाई के सामने लिस्ट आती है जहाँ पे जितने भी स्किल थी उन सभी के सामने 2-2 पॉइंट लगे थे। हाई को 2 पॉइंट की जरूरत थी और जो सबसे घटिया स्किल थे यानी कि वुमन वाली यानी कि नाचना सिखाना, वो भी भाई 1.1 थी और हाई के पास सिर्फ 1 पॉइंट था यानी कि उसे कोई भी स्किल नहीं मिलनी थी। जैसे हाई के मुंह से खून निकल आता है जिसके बाद वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले तू मेरे साथ जानबूझ के ये सब कर रहा है, तू अपनी हद में रहे नहीं तो तेरा अंडा फोड़ दूंगा और ऑमलेट बना के खा जाऊंगा। लेकिन सिस्टम आगे से कहता है कि होस्ट थोड़ा सा शांत रहिए, मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट स्किल को एक्वायर करें और इवल को हरा दे या फिर आप सनफ्लावर बाइबल का भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दर्दनाक रहेगा क्योंकि इसमें आपका डिंग डोंग काट दिया जाएगा लेकिन आप सह लेंगे मुझे पता है। हाई अपने डिंग डोंग को संभालते हुए कहता है कि भले ही चाहे स्नेक डेमन उसके शरीर से कतरा कतरा चूस के बाहर क्यों नहीं निकाल ले, लेकिन वो मरना पसंद करेगा ना कि अपने डिंग डोंग को कुर्बान करना। इसीलिए अगर अंडे के पास कोई दूसरी टेक्निक है या फिर दूसरा सुझाव है तो बताए, नहीं तो वो अंडे को इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि उन दोनों का कंचूबड़ निकल जाएगा। अंडा आगे से कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, तुम पहली बार दुनिया को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आए हो इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना चाहिए। यहाँ पे एक टेक्निक है जिसका नाम है हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक और ये काफी ज्यादा बुद्धिस्ट फेमस टेक्निक है और इसके साथ तुम किसी भी डीमन को आसानी के साथ मिटा सकती हो और अगर तुम्हारे पास ये टेक्निक होती है तो फिर तुम आसानी के साथ किसी भी डीमन को हरा सकते हो, भले ही चाहे तुम उनसे कितने भी कमजोर क्यों ना हो। लेकिन हाई को अब तक समझ में आ चुका था कि सिस्टम वो आस्तीन का सांप है जो उसे कभी भी डस सकता है। इसीलिए वो सिस्टम से कहता है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे फिर से फंसा रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम उसके कुछ पूछने से पहले ही उसको वो टेक्निक दे देता है। अब हाई को यहाँ पे जबरदस्ती एक बुद्धिस्ट मॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर होना क्या था, हाई के ऊपर बिजली का झटका आके गिरता है और उसके अंदर हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक आ जाती है। अब हाई का बिहेवियर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा साइड इफेक्ट की वजह से। अब वो यहाँ पे एक मॉन्ग की तरह एक्ट करेगा ना कि किसी ठरकी की तरह। वो स्नेक डेमन आगे बढ़ती है और वो उससे कहती है कि बाबू टाइम हो चुका है बेड पे जाने का। लेकिन हाई उसके हाथ को पकड़ता है और उससे कहता है सुंदर कन्या अपनी हद में रहो। स्नेक डेमन अपने मन के अंदर सोचती है इस सिंगल पसली के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि ये मेरे हाथ को रोक रहा है। उसी टाइम पे हम लोग हाई को देखते हैं जिसके मन के अंदर हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक घूम रही थी और इसीलिए उसके अंदर ताकत आ चुकी थी। इसीलिए हाई को पक्का यकीन हो चुका था कि वो आसानी के साथ स्नेक डेमन को हरा सकती है। लेकिन उसके अंदर का नौजवान जागते हुए कहता है वैसे इसका हाथ काफी कोमल है, मन तो कर रहा है ऐसे ही लेके सो जाऊं। स्नेक डेमन आगे से नौटंकी करते हुए कहती है बाबू क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो। उसी टाइम पे हाई उसके सर के ऊपर हमला कर देता है और उससे कह देता है कि अपने असली रूप के अंदर आओ। हाई की टेक्निक जैसे ही वहाँ पे अपना काम दिखाना शुरू करती है तो फिर स्नेक डेमन की बॉडी के अंदर बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और उसका सर दर्द के मारे फटने लगता है। हाई इस बात से काफी ज्यादा डर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। देखते ही देखते स्नेक डेमन अपनी ह्यूमन फॉर्म से हट के स्नेक फॉर्म में आ जाती है और ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, यानी कि उसकी स्किन फट गई थी यार। लेकिन स्नेक डेमन जैसे ही अपनी रियल फॉर्म में आती है तब उसका साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और वो एक एनाकोंडा बन जाती है और वो हाई से कहती है कि साला तेरे पास ये बुद्धिस्ट टेक्निक कहाँ से आई। लेकिन हाई अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे कहता है कि फिर से उस सुंदर कन्या में बदल जाऊं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। स्नेक डेमन उससे कहती है कि तुम इतने सालों से ये बात मुझसे छुपाते हुए आ रहे थे कि तुम्हारे पास ऐसी भी टेक्निक है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद स्नेक डेमन हाई के ऊपर छलांग लगा के उसके ऊपर हमला कर देती है
हाई जल्दी से वहाँ से हटता है तो स्नेक डीमन सीधा जाके बेड के ऊपर गिरती है, लेकिन स्नेक डीमन हार नहीं मानती है और वो अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी बॉल को बनाने लगती है जो कि पॉइजन से बना हुआ था। उसी टाइम पे हाई अपनी बुद्धिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके पीछे एक ड्रैगन बनाता है, लेकिन स्नेक डीमन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है और वो आगे से हाई के ऊपर हमला करते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम भी करेंगी? जिसके बाद वो अपने एनर्जी बॉल को सीधा हाई की तरफ फेंकती है। उसी टाइम पे हाई अपने क्यासा को बुलाता है जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क का गमछा तरह होता है जिसको हम लोग क्लॉक कहेंगे, और वो उसी के साथ सीधा स्नेक डूबर के ऊपर हमला करता है। स्नेक डीमन जैसे ही उसके सामने आती है तो वो उसके हमले को डॉज तो करता ही है और साथ ही में उस स्नेक डीमन को अपने अंदर जकड़ भी लेता है। स्नेक डीमन उसके अंदर फंस तो जाती है लेकिन वो अभी भी रजिस्टर कर रही थी और वो हाई से कहती रहती है कि वो हाई को मार के ही रहेगी। इसके बाद वो क्लॉक को चीर के बाहर आ जाती है और हाई से कहती है कि तुम मुझे कभी भी इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्या तुमने मुझे पोकेमॉन समझ के रखा है क्या? लेकिन वो जैसे ही अपना सर बाहर निकालती है तो फिर हाई आगे से हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक तगड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई हाई ने स्नेक डीमन की भाई धज्जियां उड़ा दी थी। जिसके बाद वो स्नेक डीमन के लिए प्रार्थना करते हुए कहता है तुम्हार आत्मा को शांति मिले। लेकिन बाद में हाई को याद आता है कि वो धीरे धीरे करके एक मॉन्क बना जा रहा है, अगर वो ऐसा ही करता रहा तो फिर वो एक दिन मॉन्क बन जाएगा और उसकी हारन लाइफ की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। अंडा आगे आता है और वो हाई को बताता है कि उसने अभी यहाँ पे स्काई ड्रैगन फोर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसीलिए उसे साइड इफेक्ट झेलने ही पड़ेंगे। हाई सिस्टम से कहता है कि तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो, मैंने तो उसे अभी तक चूज भी नहीं किया था, तुमने फोर्सफुली ये मेरे ऊपर लगा दिया। लेकिन अंडा भाई आगे से अस्तुरा बाहर निकाल लेता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और इसका लेवल यानी कि अस्तुरे का लेवल 99 है। मतलब ये है कि ये बाल के साथ खाल भी निकाल लेगा। अंडा हाई से कहता है कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अस्तुरे का लेवल देख के हाई की फटने लगती है और हाई वहां से भागते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, ये चीज मुझे छूना भी नहीं। लेकिन अंडा हाई को देखते हुए हंसने लगता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर से भाई किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अंडे ने अस्तूरे को साफ कर लिया था चैंग के बालों के साथ, यानी कि उस पर से खून के दाग हट चुके थे। और हम लोग वहीं पे हाई को देखते हैं जो कि भाई आंसू बहा रहा था अपने बालों को देखते हुए, और अंडे ने उसे बिल्कुल साइतामा बना दिया था। और भाई ये सीन इतना फनी है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हारे बालों को अगर कोई बिना बात के जबरदस्ती काट दे तो तुम्हें कैसा फील होगा। लेकिन अंडा हाई को दिलासा देते हुए कहता है रोते क्यों हो यार, जिनके सर के ऊपर बाल नहीं होते हैं उनकी जेबें मोटी होती हैं। लेकिन हाई पीछे मुड़ के उसे गुस्से से घूरता है और उसे कहता है जेबें मोटी होती हैं। लेकिन तभी उसकी नजर स्नेक डीमन के ऊपर पड़ती है जो कि उसके पैर के पास आके उसे लाड़ प्यार कर रही थी, जैसे कोई कुत्ता अपने आप को सहलाता है, बिल्कुल उसी तरह। अंडा आगे से बताता है कि हाई की हेवनली ड्रैगन फोर्स टेक्निक के साथ तो डीमन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन हाई का लेवल काफी ज्यादा कम है, इसीलिए डीमन तो पूरी तरीके से नहीं मरा है, लेकिन वो अपने इवल नेचर को छोड़ चुका है। इसलिए अभी स्नेक डीमन के अंदर बस बुद्धिस्ट वाला हल्का सा नेचर था। हाई जब स्नेक डीमन को थोड़ा सा उठा के देखता है तब भाई स्नेक डीमन उसे बिल्कुल रसीली यानी प्यारी भरी आंखों से देख रही थी, यानी कि उसे हाई से प्यार हो गया है। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम चमकने लगता है और वो हाई से कहता है कि उसके पास हाई के लिए एक और गिफ्ट है और वो हाई को उसके बालों के लिए कंपनसेट भी करना चाहता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी थोड़ी सी स्नेक डीमन के अंदर डाल देता है, जिसे स्नेक डीमन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, लेकिन बिना कपड़ों के। इसके बाद वो डायरेक्ट जाके हाई की गोद के ऊपर गिरती है और हाई के चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी चीजें आके गिरती हैं। इससे हाई हल्का सा दीवाना हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो नीचे जाके गिरता है। स्नेक डीमन इस बात से काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने कपड़े बदल लेती है। फिर स्नेक डीमन भागते हुए हाई के पास जाती है और उससे कहती है डार्लिंग क्या तुम ठीक तो हो? लेकिन हाई उसे कहता है कि मुझे डार्लिंग मत कहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन स्नेक डीमन उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है ठीक है डार्लिंग। और स्नेक डीमन का नाम शॉकिंग है, इसीलिए अब से हम इसे यही बुलाने वाले हैं। उसी टाइम पे सिस्टम आगे बढ़ता है और वो हाई से कहता है कि एक नया मिशन आया है। हाई आगे से कहता है कि नया मिशन। उसी टाइम पे शॉकिंग आगे से कुछ कर देती है, गालों पे नजर डालो। हाई सिस्टम से कहता है नया मिशन आया है, लेकिन सिस्टम उससे कहता है पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम्हें ये मिशन लेना ही लेना है। लेकिन हाई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैंने आज तक कोई भी मानवा या नावल नहीं पढ़ी है? दूसरे लोगों की सिस्टम उनसे पूछते हैं और उनके साथ प्यार से बात करते हैं, लेकिन तुम तो अपनी ही चला रहे हो। लेकिन सिस्टम हाई से कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, काम पे चलो। लेकिन हाई आगे से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं हिलूंगा भी नहीं। उसी टाइम पे शॉकिंग अपने मन के अंदर सोचती है
डार्लिंग को क्या हो गया, ये हवा में क्यों बात कर रहे हैं। तो फिर सिस्टम भाई अपना जलवा दिखाता है और वो हाई से कहता है कि तुमने बिगिनर मिशन को कैंसिल कर दिया है, इसीलिए तुम्हें 1000 पॉइंट फाइन में देना पड़ेगा। जिसपे हाई तुरंत भाई 90 डिग्री झुकता है और वो सिस्टम से कहता है माफ कर दीजिए सर, मैं नेवी था यानी कि नादान, चलिए बताइए क्या करना है। सिस्टम आगे से थम्स अप करते हुए कहता है यस बडी, लेट्स स्टार्ट योर मिशन। सिस्टम हाई को बताता है कि सबसे साधारण लोग कभी भी बदला नहीं लेते हैं क्योंकि वो दयालु होते हैं, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए तुम्हें अपने भाई के ऊपर बदला लेना है जो उसने तुम्हारे साथ पास्ट में किया था। अगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और तुम मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लेते हो तो फिर तुम्हें 500 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें लात मार दी तो फिर तुम्हें 1000 रुपए हर जाना देना पड़ेगा। हाई आगे से कहता है कहाँ है मेरा भाई, मुझे किससे बदला लेना है। जिसके बाद हमें हाई के भाई के बारे में बताया जाता है जो कि ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और इसका नाम है ये फई, और इसने भाई हाई के साथ बचपन में बहुत सारे कांड किए हैं। हमें इसकी आइडेंटिटी बताई जाती है तो इसका लेवल 6 होता है और इसके पास स्वॉर्ड हार्ट होता है, यानी कि ये शॉर्ट्स चलाने में काफी ज्यादा माहिर है। बेसिकली ये हाई से काफी ज्यादा बेहतरीन था पावर और सब कुछ के मामले में। हाई जैसे ही अपने भाई का लेवल देखता है तो वो 6 था। जिसके बाद उसकी फटने लगती है और वो सिस्टम से कहता है क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा। सिस्टम आगे से कहता है डरते क्यों हो गुरु, मैं हूँ ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। जिसपे हाई आगे से कहता है अच्छा, और उसके चेहरे पे ना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सिस्टम उसे फोर्स करते हुए कहता है जाओ जाओ जल्दी से जाके अपना बदला लो। तो फिर हाई को जाना ही पड़ता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हम लोग अपने सस्ते जॉनी सिंस को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई से बदला लेने के लिए पहुंच चुका है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे जॉनी सिंस के सामने कई सारे विद्रोही खड़े थे, लेकिन जॉनी सिंस उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि आ जाओ, आज मैं तुमसे बदला लेके ही रहूंगा, भले ही चाहे मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म क्यों ना करना पड़े। फिर जॉनी सिंस पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और उसके सामने में जितने भी सोल्जर्स आते हैं वो एक एक करके उन सभी को उड़ा देता है। एक सोल्जर आगे से अपनी शॉर्ट टेक्निक यूज करने के बारे में सोचता है तो सस्ता जॉनी सिंस उसके ऊपर एक ही किक मारता है और वहाँ पे धमाका कर देता है। इसी के साथ सस्ता जॉनी सिंस सभी को हराते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से सस्ते जॉनी सिंस के अंदर साइतामा की पावर आ जाती है। जिसके बाद वो अपने पंच का इस्तेमाल करके सामने वाले एनिमी के ऊपर पंच मारने वाला था, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि सिस्टम ये सब कुछ बस इमेजिन कर रहा था, रियलिटी तो उसकी सोच से बिल्कुल अलग थी। असल में हाई घर के अंदर उस जगह से जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ से कुत्ते जाते हैं। सिस्टम उसे कहता है कि तुम ये फैमिली के बड़े बेटे हो यार, कम से कम इतनी तो हिम्मत दिखाओ कि दरवाजे से जा सको। हाई आगे से कहता है कि मेरा लेवल देखा है, मैं लेवल 1 पे हूँ, मैं फई को देखने से पहले ही मारा जाऊंगा और वो गार्ड्स मेरी चटनी बना देंगे। और वहीं पे कुत्ता हाई की पिछवाड़े के ऊपर काटते हुए कहता है कि साले मेरे घर में क्यों जा रहे हो। सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा एरोगेंट होना पड़ेगा, पूरी बदतमीजी दिखाओ यार, मैंने कहा तो था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाई पीछे मुड़ के उसे कहता है ऐसा है क्या गुरुजी। वहीं पे कुत्ता उंगली दिखाते हुए कहता है पहली फुर्सत में निकल। इसके बाद हाई के अंदर एटीट्यूड आ जाता है और वो हाथ उठा के कहता है कि चलिए चलते हैं धूम मचाने। इसके अगले 15 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि हाई की अभी भी फटी हुई थी और वो झाड़ियों का सहारा लेते हुए मेन डोर की तरफ जा रहा था। सिस्टम उससे कहता है कि मैंने तुझसे बड़ा कायर आज तक नहीं देखा है। फिर हाई मेन गेट तक पहुंच जाता है। सिस्टम उससे कहता है कि यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर दरवाजे के ऊपर लात मारो और जो भी सबसे पहले दिखे उसको पेल दो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। हाई उसे कहता है कि तुम यहाँ के हालातों को नहीं जानते हो, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो पहले मार देंगे, जिसके बाद मेरा सर फई के पास लेके जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे ये फैमिली का बटलर उसे देख लेता है और उसे कहता है यंग मास्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इतने समय स्नेक डेमन के साथ बिस्तर पे होना चाहिए था। वहीं पे हाई अपने मन के अंदर सोचता है फक, बुड्ढे ने देख लिया, अब तो घोड़े लगेंगे। बटलर अपने हाथों को मसलते हुए कहता है अरे वाह, यंग मास्टर तो आज यहाँ पे खुद ही चले आए हैं। हाई को याद आता है कि ये फैमिली का हाउस कीपर है जिसका नाम जू है और इसने ओरिजिनल ओनर को बहुत ज्यादा बुली किया था और उसका जीना हराम कर दिया था। इसीलिए हाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सिस्टम से पूछता है भाऊ जरा इसका लेवल बताना, इसका लेवल क्या है। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है कि ये तो लेवल 1 पे पील दो साले को। जिसपे हाई आगे से कहता है ऐसी बात है क्या। जिसके बाद वो जू की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि मैं ये फैमिली का बड़ा बेटा हूँ और मेरे बारों के लिए इससे तेरा कोई भी मतलब नहीं है बुड्ढे। जो अपने मन
मन के अंदर सोचता है ये सुअर कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे सामने टफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो हाई से कहता है बड़े मालिक जरा इसके ऊपर नजर डालिए। और जब हाई दरवाजे के ऊपर देखता है तब उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कुत्ते और हाई अंदर नहीं आ सकते हैं। तो फिर होना क्या था, हाई अपने हाथों का इस्तेमाल करता है और वो जो के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे जो दरवाजे को तोड़ते हुए डायरेक्ट हॉल में जाके गिरता है। तो फिर सभी गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हाई की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जू को समझ में आ जाता है कि हाई अब कल्टीवेट कर सकता है, जिसके बाद हाई जू के ऊपर पैर रखता है और उसे कुचलते हुए आगे निकल जाता है। और वो पीछे मुड़ के उसे कहता है कि इतना याद रखना, तुम्हारी औकात यहाँ पे एक नौकर की है, इसलिए अगली बार से अच्छे से पेश आना। जिसके बाद सभी गार्ड्स हाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसने जू को पील दिया है, इसीलिए अब इसे पीलने की बारी आई है। लेकिन हाई आगे से उन सभी गार्ड्स को घूरते हुए उनसे कहता है कि फई कहाँ पे है, उससे कहो कि मैं उसे मिलने के लिए आया हूँ, वो घर से बाहर निकले। उसी टाइम पे फई कमरे से बाहर निकलता है और उससे कहता है और मेरे छोटे भाई आज आधी रात में मेरी याद क्यों आ गई। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस कचड़े को अचानक से क्या हो गया, ये तो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है और ये कल्टीवेट भी कर सकता है। फई हाई से कहता है छोटे भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन एक मिनट तुम्हारे बाल कहाँ पे गए। फई उससे कहता है कि मेरे बालों का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ पुराना हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ। फई अपने मन के अंदर सोचता है अच्छा तो फिर इसे डीमन वाली बात पता चल गई। और वो हाई से कहता है कि यहाँ पे ये सब बातें नहीं की जाती हैं छोटे भाई, चलो अंदर चलते हैं और वहाँ पे अच्छे से बातें करते हैं। लेकिन हाई के पास कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था और वो फई के मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो सभी गार्ड्स पहले तो हैरान होते हैं, फिर वो हाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फई उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि रुको, ये मामला तुम्हारा नहीं है। उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और वो फई के ऊपर फिर से थप्पड़ मारने लगता है और वो फई के ऊपर इतने थप्पड़ मारता है कि उसके गाल लाल हो जाते हैं। और वो बिल्कुल गुस्से में अकड़ में फई से कहता है कि मैं ये फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, तुम छोटे हो और तुम्हारे मैनर्स कहाँ पे गए, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। जिसके बाद हाई पीछे मुड़ता है और वो सिस्टम से कहता है क्यों, कैसा था, क्या मैंने बोल्ड एक्ट किया। सिस्टम उसे कहता है बढ़िया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा और बोल्ड होना चाहिए। हाई उसे कहता है जैसा आप कहें सर। जिसके बाद हाई बिना किसी वजह के भाई से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फुल नेम से बुलाने की। जिसके बाद वो भाई हाई को उठाता है और वो उसे उठा के नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ, इसीलिए तुम मुझे यंग मास्टर कहो। हम लोग देखते हैं कि भाई टप्पा खाते हुए अपने घर के पास जाके गिरता है और वो एक ही बार में हारा जाता है। लेकिन भाई वहाँ पे फिर से खड़ा होता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पे शॉट को ले आता है और वो फई के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तू तो गया, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। जिसके बाद वो अपनी शॉट टेक्निक का इस्तेमाल डायरेक्ट फई के ऊपर करता है और वो टेक्निक इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो जमीन को चीरते हुए डायरेक्ट हाई की तरफ आगे बढ़ रही थी। सिस्टम हाई को बताता है कि इस शॉट टेक्निक के अंदर 6 लेवल वॉरियर की ताकत है, अगर ये तुम्हें छुए तो फिर तुम धूल बन के गायब हो जाओगे। हाई पीछे मुड़ के उससे कहता है कि सांप ने डस लिया और वो सिस्टम से कहता है कि तुम ऐसे टाइम में फालतू की बकवास कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। सिस्टम उसे कहता है कि मेरे पास एक शॉट टेक्निक तो है जिसकी मदद से तुम उसे हरा सकते हो, लेकिन वो शॉट टेक्निक 500 पॉइंट में आती है, चाहो तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, क्या लेना चाहोगे। हाई उसे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे जरूर डस लोगे, इसीलिए जल्दी से वो शॉट टेक्निक मुझे दो, नहीं तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। फिर सिस्टम हाई को वो टेक्निक देते हुए उससे कहता है कि अब तुम समझ गए होगे कि पॉइंट कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अगली बार से फालतू की बकवास मत करना और मिशन को पूरा कर लेना। इसके बाद सिस्टम हाई को शॉट डिवॉर्विंग टेक्निक देता है, यानी कि वो शॉट को निकल सकता है। इसके बाद हाई को कुछ अजीब सा होता है और वो शॉट स्लैट को अब्सॉर्ब करने लगता है और उसे खा जाता है। सिस्टम बताता है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, तुम शॉट डिवॉर्विंग टेक्निक के साथ किसी भी तरह के शॉट अटैक को एब्सॉर्ब कर सकते हो और उसकी मदद से जितनी ज्यादा पावर को तुम एब्सॉर्ब करोगे तुम्हारा लेवल उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। आसान शब्दों में तुम ये कह सकते हो कि ये टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जिसके बाद हाई उस शॉट टेक्निक अटैक को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो फई से कहता है कि बहुत घटिया था, कोई ताकतवर हमला क्यों नहीं करके देखते हो। फई इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि हाई ने उसकी शॉट टेक्निक को एब्सॉर्ब कर लिया और वो हाई से पूछता है कि तुमने कितने टाइम तक अपनी पावर्स को छुपा के रखा था, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा।
जाएगा और मैं तुम्हें मारने के लिए हर तरह की टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। इसके बाद फई अपने पास से वहाँ पे एक तलिस्मा को बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है। फई जैसे ही उस तलिस्मा को तोड़ता है तो फिर आसमान में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है और हम लोग देखते हैं कि उस एनर्जी से वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी की स्वॉर्ड बन जाती है जो कि डायरेक्ट हाई के ऊपर ही लटक रही थी। फई उसे कहता है कि तुम पिछली बार लकी हो चुके थे, लेकिन इस बार तुम्हारा लक कम नहीं करेगा और तुम पक्का इस टेक्निक से मारे जाओगे। लेकिन हाई आगे से कहता है ना बाबू ना, तुम में इतना दम नहीं है कि तुम हमका पेल सकेला। जिसके बाद फई ताली बजाता है और कहता है कि अभी बताता हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो एनर्जी की शॉट डायरेक्ट आके हाई के ऊपर गिरती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन वो शॉट जैसे ही हाई से टकराती है तब उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और हाई फिर से उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जब हाई उस पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था तब सिस्टम उसे कहता है कि डूड यू आर लुकिंग सुपर शॉट पावरफुल, और इसका चाइनीज में मतलब होता है कि चूतिए लग रहे हो। लेकिन हाई को ये बात समझ में नहीं आती है और उससे कहता है तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन उसे ऐसा जरूर महसूस होता है कि वो कुछ तो मिस कर रहा है। जिसके बाद हाई फई के ऊपर टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि तुमने इन बीते सालों में मेरे साथ बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन तुम्हारा समय खत्म हो चुका है और मैं उन सभी चीजों का पे बैक करने वाला हूँ। जिसके बाद वो फई के ऊपर कोई सी टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फई को महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ तो है जो कि उसकी धड़कनों को थोड़ा सा रोक रहा है और बढ़ा रहा है। जिसके बाद हाई घर से बाहर निकल जाता है और घर से बाहर निकलने के बाद कहता है एक्सप्लोजन, और हाई जैसे ही ये कहता है तो फिर फई की तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फई उसी धमाके के अंदर मारा जाता है। जिसके बाद हम लोग ये फैमिली के लीडर के घर को देखते हैं, यानी कि हाई के बाप को। एक सर्वेंट वहाँ पे भागते हुए जाता है और कहता है कि लीडर बहुत बुरी खबर है, आपके बेटे ने कांड कर दिया है। हमें पता चलता है कि हाई का बाप बहुत ज्यादा दयालु था और वो आगे से उस सर्वेंट से पूछता है कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, क्या उसके पास पैसों की कमी आ गई है या फिर उसे औरतों की जरूरत है। लेकिन वो सर्वेंट आगे से कहता है कि इससे भी बुरे हालात हो चुके हैं, आपके बेटे ने फई के घर को उड़ा दिया है। हाई का बाप आगे से कहता है कि अच्छा उसने फई के घर को उड़ा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि हाई ने ऐसा कांड किया है जो वो नहीं कर सकता है और वो आगे से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे पूछता है कि उसने धमाका कैसे किया, या उसने गैस खुली छोड़ दी थी या फिर उसने वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक बम का इस्तेमाल किया था। वो सर्वेंट आगे से कहता है कि अंकल जी मेरी बात समझिए, ये सब छोटे मामले हैं, फई को धमाके में उड़ा दिया गया है और उसकी हालत खराब है। लेकिन हम लोग हाई के फादर को देखते हैं जो कि अपनी ही बातों में मगन था कि मेरा बेटा ये सब कैसे कर सकता है, क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास वो सब कुछ आ चुका है। जिसके बाद वो सर्वेंट को पकड़ता है और वो आगे से कहता है कि चलो मेरे बेटे से मिलते हैं जाके। इसके बाद वो भागते हुए हाई से मिलने के लिए उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग हाई को देखते हैं जो कि अपने कमरे में वापस आ चुका था और कल्टीवेट की प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वापस आने के तुरंत बाद वो सिस्टम के साथ भाई भिड़ने लगा था इस बात को लेके कि हाई के ऊपर कितने ज्यादा पॉइंट चढ़े हैं। लेकिन सिस्टम आगे से कैलकुलेटर बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे 500 उधार लिए थे और उसका इंटरेस्ट मिला के वो 2000 हो चुके हैं, लेकिन तुमने मिशन को पास कर लिया इसलिए 500 माइनस करके तुम्हें मुझे 1500 पॉइंट वापस करने हैं। लेकिन हाई को इस बार गुस्सा आ जाता है और वो हिंसकता यानी कि वायलेंस का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो अंडे के सर के ऊपर एक फिंगर फ्लिक मारता है और उससे कहता है कि फालतू की बकवास मत करो। तो फिर सिस्टम आगे से कहता है कि चलो ठीक है सर, फालतू की बातें नहीं करते हैं, आप 2 मिशन जैसे ही पूरे कर लेंगे तो फिर आप मुझे आसानी के साथ ये सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर सकते हैं। लेकिन हाई आगे से भाई उसे उंगली दिखाने लगता है। तो फिर सिस्टम उसे कहता है कि चलो अच्छा मान लेते हैं कि आपने ऐसा ही मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमें हाई के अगले मिशन के बारे में बताया जाता है। मिशन की शुरुआत में ही लिखा हुआ था अगर हाई नंबर 1 वॉरियर नहीं बनना चाहता है तो फिर उसे सिस्टम नहीं मिलेगा। हाई का मिशन ये था कि उसे फैमिली कंपटीशन के अंदर हिस्सा लगना है और फर्स्ट प्राइज को जीतना है, और बोनस के तौर पे अगर फाई एक ही ब्लो में सभी को हरा देता है तो फिर उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और वो 3000 के आसपास थे। लेकिन हाई अगर मिशन को फेल कर देता है तो फिर उसे 3000 भाई माइनस पॉइंट देने पड़ेंगे। सिस्टम हाई से कहता है कि देखा इसमें मैंने तुम्हें बोनस भी दिया है, चलो अब तो खुश हो जाओ। लेकिन हाई आगे से गुड़ा भाग लगाते हुए कहता है कि फैमिली कंपटीशन के अंदर जो भी लोग हिस्सा लेने वाले हैं उनमें से हर कोई 25 के नीचे का होगा और यहाँ पे एक शानदार पेयर भी है यानी कि जोड़ा। ये जियो एंड ये किंग ये तीनों ही भाई 3rd लेवल पे हैं और इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर ये दोनों एक साथ फाइट करे तो ये आसानी के साथ हाई को मसल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक सेकंड पेयर भी था जो कि हाई से ज्यादा शक्तिशाली है, ये सन और ये वो। लेकिन ये दोनों अपने 1st लेवल पे हैं यानी कि ये हाई के बराबर है, लेकिन साथ में अगर मिल
मिल जाए तो हाई को आसानी के साथ मसल सकते हैं। लेकिन इन चारों के हटाने के बावजूद भी कंपटीशन के अंदर 10 लोग बच जाएंगे और उनमें से कई सारे लोगों का हाई लेवल काफी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हाई समझ जाता है कि अंडे की फिर से चाल है और वो अंडे के ऊपर फिर से घूंसा मार के उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इतनी भरी जवानी में ही मारा जाऊं और तुम्हें सच में लगता है कि मैं उनके ऊपर एक ही ब्लो मार के उन्हें हरा सकता हूँ। लेकिन सिस्टम हाई से कहता है कि तुम्हें अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। तुम सबसे पहले अपना लेवल देखो, जिसके बाद मेरे ऊपर गुस्सा करना। जिसके बाद हाई जब अपने लेवल को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वो 3 लेवल का वॉरियर बन चुका था और साथ ही में उसके पास कई सारी टेक्निक्स भी आ चुकी थी, जैसे कि हेवनली ड्रैगन फोर्स स्वॉर्ड डिवॉर्विंग टेक्निक। हाई कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी भी जियो और किहाई को हरा सकता हूँ क्योंकि वो दोनों ही लेवल 3 पे आते हैं और मेरे पास जीतने का मौका अभी भी बचा हुआ है। सिस्टम उसे कहता है देखा, ये सब कुछ पॉइंट की वजह से हो रहा है, इसीलिए मैं पॉइंट के मामले में इतना ज्यादा सख्त हूँ। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हाई के फादर आ जाते हैं, जो कि दरवाजे के ऊपर लात मार के अंदर घुसते हैं और माई सन कह के तो चिल्लाने लगते हैं, जिससे हाई काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि आप चिल्ला क्यों रहे हैं, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। लेकिन उसके फादर भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं बेटे तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ। जिसपे हाई चिढ़ते हुए कहता है कि इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आपके बाल अभी तक झड़े नहीं हैं। लेकिन हाई के फादर हाई की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो हाई को जोरों से गले लगा लेते हैं और रोते हुए उसे कहते हैं कि तुम बेशक मेरे ही बेटे हो, तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। हाई उनसे खुद को छुड़वाते हुए कहता है कि आपके साथ हो क्या गया है, आपको दौरा वौरा पड़ गया है क्या। जिसपे हाई के फादर थोड़ा सा पीछे हटते हैं और अपने बालों से अपने विग को हटा के कहते हैं कि बेटा हमारे ब्लड लाइन के अंदर ही टकला होना लिखा है, ये हमारी किस्मत ही है। जिसपे हाई के मुंह से भाई खून निकल जाता है क्योंकि उसे तो भाई दौरा पड़ चुका था। के बाद हाई अपने पाप से थोड़ा सा पीछे हटते हुए कहता है और धीरे में कहता है डैड आई एम नॉट योर सन, सॉरी फॉर दैट बट मम्मी हैज अ बॉयफ्रेंड। हाई के फादर अपने विग को फिर से पहन लेते हैं और उससे पूछते हैं बेटे वैसे जरा ये बताना कि तुमने फे के घर को कैसे उड़ा दिया। हाई आगे बढ़ता है और अपने फादर से कहता है कि उसे इस बारे में बहुत ज्यादा बातें करनी है। जिसके बाद हाई अपनी कहानी को शुरुआत से उन्हें बताना शुरू करता है और हाई के फादर जैसे जैसे अपने बेटे की बातें सुनते जाते हैं वैसे वैसे उनके गुस्से का मीटर लगातार बढ़ते हुए जाता है और जब हाई अपनी सारी बातें खत्म कर देता है तब उनके गुस्से का मीटर भाई टूट जाता है और वो गुस्से में बौखला जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि उनकी इतनी हिम्मत कि वो लोग मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ कर रहे थे और उसे कल्टीवेशन को बर्बाद कर रहे थे और ये सब कुछ उस कमीने फे की वजह से हुआ है। ये जरूर उस फे के बाप ने किया होगा क्योंकि वही हमारी फैमिली के लीडर्स में से एक है और वो जानबूझ के हमारी पीठ पीछे हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बाद में अपने गुस्से को शांत करते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि तुमने इन बीते सालों के अंदर बहुत कुछ सहा है लेकिन अब तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है। और वो जाते हुए उससे कहते हैं कि हालांकि मैं तुम्हारा बाप हूँ लेकिन मैं ये फैमिली का लीडर भी हूँ और मैं ये फैमिली के लिए सब कुछ खुद से डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। शुरुआत से ही हमारे एंसेस्टर हर किसी मामले के बीच में हर किसी की राय लेते हुए आए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा बाप होने के नाते मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा, लेकिन मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ कि अब तुम्हें किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा और ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन हाई आगे बढ़ता है और अपने फादर के कंधे के ऊपर हाथ रख के उनसे कहता है कि वो उन सभी चीजों को समझता है, जिससे फादर को ये बात समझ में आ जाती है कि हाई के पास उसकी स्ट्रेंथ वापस आ गई है और वो अपने बेटे से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाई आगे से कहता है कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है पिताजी, आपका आज्ञाकारी पुत्र सब कुछ जानता है। आप यही कहने वाले थे कि मैं अपनी पावर को किसी के सामने एक्सपोज न करूं, जिससे कम से कम मुसीबत मेरे सामने आएगी। लेकिन फादर आगे से कहते हैं मेरे सुपुत्र तुमने मुझे गलत समझ लिया है, मैं तो चाहता हूं कि तुम एरोगेंट एक्ट करो। तुम जितना ज्यादा एरोगेंट एक्ट करोगे ये तुम्हारे लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। जितने भी यंग जीनियस है तुम उन सभी के मुंह कुचल दो, उनके क्या तुम एल्डर के भी मुंह कुचल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिससे हाई अपने बाप की अंदर की इच्छा को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सिस्टम से कहता है बेवकूफ फंडे, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं ही इस दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया से आया हूँ? मेरे बाप को देखो, उसकी हरकतें बिल्कुल भी इस दुनिया के लोगों से मैच नहीं करती हैं। सिस्टम आगे से अपनी नाक साफ करते हुए कहता है कि चिंता क्यों करते हो, सिर्फ तुम ही हो इस दुनिया के अंदर आए हो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है जो कि ट्रैवल करके आया हो। हालांकि हाई उसे कहता है कि तुम अंडे हो, तुम्हारी नाक नहीं है, तुम घिस किसे रहे हो। हाई के फादर उसे एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहते हैं कि तुम इसे कल्टीवेट कर सकते हो, तो फिर अब से ये रिंग तुम रखो, इसके अंदर कई सारे सामान है जो कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। जिससे सिस्टम के साथ साथ हाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके फादर
फादर ने उसके लिए कई सारी चीजें सालों तक बचा के रखी हैं। इसके बाद वो स्टोरेज रूम को खोलना शुरू करता है तो फिर उसके अंदर से कमाल की चीजें बाहर निकलनी है। आसान शब्दों में उत्तेजित कर देने वाले यंत्र, जिसे हाई के फादर को शर्म आने लगती है और वो आगे से कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये गलती से आ गया था। हालांकि हाई आगे से कहता है, फादर आपका टेस्ट तो बढ़िया है, ऐसा लगता है कि मदर के जाने के बाद आपको इनकी जरूरत काफी पड़ती होगी। वैसे क्या ये डॉल में रख सकता हूँ, ये मेरे काम आ सकती है। हाई के फादर आगे से खांसते हुए कहते हैं कि इन सभी चीजों को छोड़ो, अभी भी स्टोरेज रैंक के अंदर कई सारे सामान रखे हुए हैं और ट्रेजर्स हैं, तुम उन सभी का यूज कर सकते हो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जिसके बाद तुम यहाँ पे जितने भी यंग जीनियस हैं उन सभी को कुचल देना। जिसपे हाई आगे से कहता है, जैसा आप कहें पिताजी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई धमाका करते हुए कमरे के अंदर घुसता है, जो कि हाई से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। हाई उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो अपने बाप की तरफ देखता है तो उसके फादर पहले ही वहाँ से गायब हो चुके थे। हाई पूछता है कि मेरा बाप कहाँ पे चला गया। फादर आगे से कहते हैं कि मैं तो यहाँ से खिसक रहा हूँ, बच्चों की चीजों को बच्चों को ही संभालना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि वो ग्रैंड एल्डर का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है, इसीलिए संभल के तुम्हारी हड्डियां न टूट जी जाएं। और हाँ, वैसे मैंने सुना है कि उसके घर का बेड बहुत ज्यादा बड़ा है और कंफर्टेबल है, अगर उसे हरा देना तो फिर उसे घर पे ले आना। इसके बाद सिस्टम और हाई दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो बंदा, और इसका नाम ये हुआन है। हुआन हाई से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन हाई और सिस्टम भाई लाल आंखों से उसकी तरफ घूम के देखते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे जो बेड है वो बहुत बड़ा है और साथ ही में कंफर्टेबल भी है। हुआन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हुआन को इस बात के ऊपर हंसी आ जाती है। इसके बाद वो भी अपने सीक्रेट मूव को इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम था डबल सोल्टर स्लैश। हुआन अपने हाथों में लिए हुए दोनों गदा का इस्तेमाल करता है और उनके साथ हाई के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो दोनों गदा जैसे ही आपस में टकराती हैं तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हाई जैसे ही वो दोनों टकराने वाले थे तो वो तुरंत नीचे झुक जाता है और वो अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद हाई चालाकी दिखाते हुए अपनी टंग का इस्तेमाल करता है और वो हुआन को नीचे गिरा देता है। और उसी टाइम पे वो अपनी पाम टेक्निक का भी यूज करता है और अपने अंदर से एनर्जी को जगा के हुआन के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे हुआन बिल्डिंगों को तोड़ते हुए जाके बाहर जाके गिरता है। जिसके बाद उसकी दोनों दगा भी पीछे छूट जाती हैं और हाई उन्हीं का इस्तेमाल करके उसको उसके ऊपर लाके पटक देता है और अपने हाथों को साफ करते हुए उसे कहता है कि चलो तुम्हारा काम तो खत्म हुआ, क्या दोबारा लड़ना चाहते हो। लेकिन अब हुआन के अंदर दोबारा लड़ने की ताकत नहीं बची थी और वो हार चुका था। उसी टाइम पे वहाँ पे शॉकिंग आती है, जो कि डार्लिंग कहते हुए उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। हाई उसे कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम क्या कर रही थी। लेकिन उसी टाइम पे हाई की नजर हुआन के लंबे बालों के ऊपर पड़ती है, जो कि लाल कलर थे और साथ ही में वो चमक भी रहे थे और बोनस के तौर पे वो कंधे से भी ज्यादा लंबे थे। जिसके बाद होना क्या था, हाई अपने पास से उसी अस्तुरा को बाहर निकालता है जो कि खूनी है और साथ ही में उसका लेवल है 99 और वो आगे से हंसने लगता है और कहता है कि उसके पास एक बेहतरीन आइडिया आया है। जिसके बाद हाई आगे बढ़ता है और दरिंदों की तरह बालों को काटना शुरू कर देता है। शॉकिंग आगे से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो डार्लिंग, तुम तो दरिंदे की तरह एक मॉन्स्टर लग रहे हो। लेकिन हाई जैसे ही बालों को काट लेता है और उसके बालों को भाई विग की तरह यूज करने लगता है और कहता है कि जब तक असली बाल नहीं आ जाते हैं तब तक इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। वैसे मेरी क्राफ्ट स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, देखा लंबे बालों से विग भी बना ली। शॉकिंग आगे से कहती है, अच्छा डार्लिंग आप तो विग बना रहे थे, मुझे तो लगा आप कसाई बन गए और उसके टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। इसके बाद हाई उसे कहता है कि चलो हम लोग घर बदलने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ से चलना होगा। और वो जाते हुए हुआन को बालों के लिए शुक्रिया कहता है। हुआन उसे कहता है, कमीने कहाँ पे जा रहा है, वो बाल मैंने बड़ी मेहनत से कमाए थे, मैंने उन पे बियर शैम्पू लगाई थी, वापस दे के जा। फिर हम लोग हाई को देखते हैं जो कि हुआन के घर के ऊपर जाता है और उसके घर की नेम प्लेट बदल के अपना नाम लिख देता है और कहता है कि अब से ये मेरा घर हुआ। इसके बाद सिस्टम हाई से पूछता है क्या उसके आगे के कुछ प्लान है कि वो आगे क्या करने वाला है। हाई आगे से कहता है कि हाँ उसके पास प्लान्स हैं। सिस्टम आगे से कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ से जाओगे, इसके बाद बाकी ये फैमिली के मेंबर्स को ढूंढोगे और उन्हें मारपीट के एक बराबर कर दोगे। हाई उसे कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और मैं कल सुबह गलियों में घूमने वाला हूँ ताकि मैं मुसीबतों को और ज्यादा अवॉइड कर सकूँ। मैं पिछले कई सालों तक इसी कमरे के अंदर बंद रहा हूँ बिल्कुल कुत्ते की तरह, इसलिए कल बाहर जाके घूम के ताजी हवा ना खाना चाहता हूँ। सिस्टम आगे से कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि तुम मेरे होस्ट क्यों बने हो, क्योंकि तुम पूरी तरीके से एक कचड़े हो। इसके बाद अगला सीन येजू सिटी का होता है
हैं जहाँ पे हम लोग हाई को देखते हैं और वो मार्केट के अंदर इधर उधर घूम रहा था। हम लोग हाई को देखते हैं जो कि मार्केट के अंदर जब मटकते हुए इधर उधर घूम रहा था, तब कई सारी लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही थी। हाई आगे से कहता है, मुझे पता है ये सभी मेरे बारे में ही बात कर रही हैं और ये सभी यही बात कर रही होंगी कि मैं ये फैमिली का कचरा हूँ जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता है। लेकिन उसी टाइम पे उसे कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं जो कि आपस में ये बातें करते रही थी कि ये हाई है, ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और मैंने सुन रखा है कि ये रात में कई सारे राउंड प्ले करता है। मैं सच में एक ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मुझे सेटिस्फाई कर सके। जिससे हाई को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सिस्टम से पूछता है, बेवकूफ फंडे, जरा मुझे ये बताना कि ये लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है, पता नहीं, कुछ अजीब बात तो होगी ही। ऐसा लगता है कोई नया विलन आने वाला है जो कि इन सभी कुछ नमा चीजों को बर्बाद कर देगा। इसके बाद सिस्टम हाई से कहता है, 1 मिनट रुको, मुझे जरा स्क्रिप्ट को चेक करने दो। हाई उसे कहता है, तुम्हारे पास स्क्रिप्ट भी है, जरा मुझे दिखाना तो सही। लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, ये रोमांस नॉवल है और बच्चों को ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, नहीं वो बिगड़ सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जब हाई आगे बढ़ रहा था तब वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके अंदर से इविल ऑरा बाहर निकल रहा था। हमें पता चलता है कि इसका नाम वैंग वू है जो कि हाई को देखते ही उसे कहता है कि ये फैमिली का कचरा है और ये बाहर क्या कर रहा है। जिसके बाद हाई डायरेक्ट सिस्टम की तरफ देखता है तो सिस्टम अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद वैंग वू शॉकिंग के पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम इसकी मेड हो, काफी खूबसूरत हो, अब से तुम मेरी हुई, इसीलिए मुझे जरा तुम छूने तो दो। उसी टाइम पे हम लोग शॉकिंग को देखते हैं जो कि आगे से अपनी इवल नेचर निकालने वाली थी। उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और वो शॉकिंग को पीछे कर लेता है और वो वैंग वू के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, कैसा लगा मुझे छू के। इस पे वैंग वू उसे कहता है कि मेरे हाथ को छोड़ दे। तो फिर होना क्या था, हाई उसके हाथ को छोड़ देता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए और वो साथ ही में उसके हाथ को मरोड़ के उसके हाथ के आगे तांगे ढीले कर देता है और उससे कहता है, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि विलन्स को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो उनकी उम्र घट जाती है। लेकिन वैंग वू आगे से कहता है कि तुम तो मरोगे। तो फिर हाई उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है कि विलन्स को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद हाई वैंग वू के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और उसके मुंह के सारे दांत तोड़ देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आसपास की सभी लड़कियां ये देख के हैरान हो जाती हैं और वो हाई से पूछती हैं कि वो कौन है और वो कहां से आया है। हाई उन मेड्स से कहता है कि मैं यहाँ पे रिसेंटली ही आया हूँ और मैं मेड्स को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे फॉलो करने वाली हैं और अब से तुम सभी लड़कियां मेरे साथ चलने वाली हो और मैं तुम्हारा यंग मास्टर बनने वाला हूँ। लेकिन उसी टाइम में वैंग वू को होश आ जाता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। हाई अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तो उसका मुंह भी तोड़ दिया था, कमाल का एंड्योरेंस है भाई विलन का। हम लोग देखते हैं वैंग वू हाई से कहता है कि अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हारा बाप मेरे सामने आके घुटनों पर बैठेगा और मुझसे भीख मांगेगा कि मैं उसे माफ कर दूं। हाई उसे कहता है, तुम्हारी वैंग फैमिली और मेरी ये फैमिली दोनों सेम ही लेवल पे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कौन सा तीर मारने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं करने वाला है। जिस पे वैंग वू आगे से एक टोकन बाहर निकालता है और उसे हाई को देते हुए कहता है कि जरा इसे देखो। और जब हाई उस टोकन को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये टोकन सिटी लॉर्ड का है और वो आगे से हंसते हुए हाई से कहता है कि मेरे फादर पहले ही लीज ऑफ सिटी के नए लॉर्ड बनने वाले हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ और भीख मांगो। मैं तुम्हें माफ करने में ज्यादा देरी नहीं लगाऊंगा, इससे पहले कि मैं अपने फादर को जाके बता दो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि बेवकूफों की तरह नाटक करना बंद करो, तुम्हारा बाप अभी तक मेयर नहीं बना है। और वो वैंग वू के मुंह के ऊपर धड़ाधड़ थप्पड़ मारते हुए और उसे बजाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा बाप मेयर भी बन जाता है तो फिर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें मारता ही। और वो वैंग वू को मार मार के उसे टमाटर की तरह सुझा देता है। हम लोग देखते हैं कि वैंग वू फिर से कुछ कहने के लिए जा ही रहा था। उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उसे गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बजा दिया है इसीलिए चलो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म ही क्यों ना कर देता हूँ, इसमें मजा बहुत आएगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हाई के बुद्धिर चेहरे के पीछे उसके पीछे एक डीमन था और वो वैंग वू से कहता है कि ये बात अपने जहन के अंदर कान खोल के डाल लो कि अगली बार किसी भी फैंटेसी दुनिया के अंदर पैदा मत होना, किसी अच्छी दुनिया में जाना और वहाँ पे शांति के साथ अपनी जिंदगी बताना। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वैंग फैमिली के वहाँ पे 2 एल्डर्स आते हुए हाई से कहते हैं कि हमारे मास्टर को छूने के बारे में सोचना भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे एंट्री मारते हैं और वो हाई से कहते हैं कि तुम वैंग फैमिली के साथ दुश्मनी करना चाहते हो हमारे मास्टर को मार के। सिस्टम हाई को बताता है कि ये दोनों बुढ़े कि हाई के 5th लेवल पे हैं और ये तुमसे काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिससे हाई काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो अभी भी 3rd लेवल पे ही है।
जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैंगवो के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो हाई से कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने भीख मांगनी चाहिए और तुम्हें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। एल्डर के सामने तुम कभी भी टिक नहीं पाओगे और अगर तुम मुझसे भीख मांगते हो तो फिर मैं शायद तुम्हें जिंदा रहने दे सकता हूँ, और इसके अलावा ये कमीनी मुझे चाहिए और मैं इसे कोठे के ऊपर बैठाऊंगा। और इसके अलावा चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी ये भी बताता हूँ कि तुम्हारी माँ को वैंग फैमिली के एक बंदे ने सालों पहले मार दिया था, जिससे हाई का पारा चढ़ जाता है और उसके अंदर से और तेज गुस्सा उबलने लगता है। उसी टाइम पे सिस्टम हाई से कहता है कि नए मिशन ढूंढे गए हैं। पहला मिशन ये है कि तुम यहाँ पे लड़ाई शुरू कर सकते हो वैंग फैमिली के साथ और अपनी माँ का बदला ले सकते हो। इसके लिए तुम्हें 1000 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड मिशन ये है कि तुम यहाँ पे सभी कंप्लेंट्स को बाजू में फेंक दो और उससे भीख मांग लो और तुम्हें इसके बदले में 3000 पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद होना क्या था, हाई अपनी माँ का बदला लेने के लिए ऑप्शन 1 को चूज करता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो वैंगवो के गले को पकड़ता है और लीथल बेरहम तरीके से उसके गले को खींच के उसकी खाल को उखाड़ लेता है और उसे एक ही झटके में मार देता है। वो दोनों एल्डर जैसे ही देखते हैं कि उनका यंग मास्टर मारा गया है तो फिर वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। स्थिति को देखते हुए सिस्टम हाई से कहता है कि उसे एक नई टेक्निक की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट, और इसके लिए हाई को बस 1 पॉइंट की जरूरत थी। हाई बेशक इस चीज के लिए मान जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसका जो गुस्सा था वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत में बदलने लगता है उस टेक्निक की वजह से। उसी टाइम पे दोनों एल्डर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे स्किल अपना एक्टिवेशन दिखा देती है और हाई के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है जो कि उसके गुस्से की वजह से हो रहा था। हाई की पावर के फोर्स की वजह से वो दोनों एल्डर ही पीछे जाके गिर जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि हाई जैसा लूजर के पास इतनी ज्यादा ताकत आ सकती है। सिस्टम बताता है कि एंगर फ्लेयर्स इन योर हार्ट टेक्निक उसके गुस्से की तरह काम करती है, जो कि उसके गुस्से को उसके दिल के अंदर भेज देती है और उसे ताकत में बदल देती है। जितना ज्यादा हाई गुस्से में होगा उतनी ज्यादा उसकी ताकत बढ़ते हुए जाएगी। हम लोग देखते हैं कि हाई अपने घुटनों पे बैठता है और वहां से बूम करके उड़ जाता है और वो जमीन पे क्रैक छोड़ देता है और वो पूरी तेजी के साथ दोनों एल्डर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। दोनों एल्डर्स अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए उन दोनों को अपनी पावर्स को छुपाने की जरूरत नहीं है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हाई को मार के यहाँ से खिसकना पड़ेगा। और वो दोनों एल्डर ये सब बात ही कर रहे थे कि उसी टाइम पे हाई गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और वो तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही मोटे वाले एल्डर के पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। इससे एल्डर के मुख से पानी बाहर निकल आता है। उसी टाइम पे वो सफेद वाले एल्डर के पीछे एक लात मारता है तो फिर वो उड़ते हुए जाके एक बिल्डिंग में टकरा के वहीं पे गिर जाते हैं। जिसके बाद हाई मोटे वाले एल्डर को गले से पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है और पीछे मुड़ के सफेद वाले एल्डर की तरफ घूर के देखता है। जिसके बाद वो मोटे वाले एल्डर को उन्हीं की तरफ फेंक देता है और वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। जिसके बाद हाई वहाँ पे गुस्से में चीखने और चिल्लाने लगता है और साथ ही में उसकी वजह से उसकी और ज्यादा पावर्स वहाँ पे रिलीज होते रहती हैं। वो दोनों एल्डर डर के मारे कांपने लगते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बच्चा तो अभी सिर्फ लेवल 3 पे था, इसकी ताकत और स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, ये तो पूरा मॉन्स्टर हो रखा है, बिल्कुल एक दानव की तरह। उसी टाइम पे हाई उनकी तरफ तेजी से फिर से आगे बढ़ने लगता है। हाई जल्दी से आगे बढ़ता है और दोनों एल्डर्स के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद हाई अपने हाथ को ऊपर करता है और हाथ में एक एनर्जी बनाने लगता है और उसकी एनर्जी से वहाँ पे एक एनर्जी का गोला बनने लगता है। इसके बाद वो उस एनर्जी बॉल को उन दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक देता है और कहता है मरो, और वो एनर्जी का गोला जैसे जैसे करके उन दोनों एल्डर्स के पास पहुंच रहा था वो बढ़ता जाता है और उन दोनों एल्डर्स को समझ में आ जाता है कि दुनिया में उनसे बड़ी भी मछली होती है जो कि उन्हें खा सकती है और इन दोनों की यही गलती थी कि इन्हें ये लगा कि ये लोग हाई से ज्यादा बड़ी मछली है। जिसके बाद वो गोला उनसे टकराता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एल्डर धमाके की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हाई के ऊपर उस टेक्निक का असर होता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आता है और वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है। उसी टाइम पे शॉकिंग आगे बढ़ती है और वो उससे कहती है डार्लिंग क्या तुम ठीक हो। हाई फिर से होश में आता है और वो आगे से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। शॉकिंग हाई से पूछती है कि उसने यहाँ पे वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को मार डाला है और साथ ही में उनके गैंग मास्टर को भी मार डाला है, इसलिए अब वो लोग आगे क्या करने वाले हैं और आगे से क्या होगा। जिसपे हाई उसके गालों को खींचते हुए उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं ये सब कुछ देख
देख लूंगा। फिर हाई अपने मन के अंदर सोचता है कि वैंग फैमिली ने उसकी माँ को मारा था। ऐसा लगता है कि उसे उसके फादर से और ज्यादा बातें करने की जरूरत है। इसके बाद हाई वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि घर चलने का समय हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर बाकी सभी मेट्स के ऊपर पड़ती है और वो उन सभी मेट्स से कहता है कि तुम सभी मेरे साथ चलने वाली हो। और वो सारी मेट्स आगे से कहती हैं यस मास्टर। फिर हाई अपने घर पे आता है और उसके फादर ने जो उसे मेडिसिन और बाकी सब सामान दिए थे हाई उनको अपने रिंग से बाहर निकालता है और उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और अपने इंजरीज को हील करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे अंडा उसे कहता है कि दोस्त तुम्हारी एब्जॉर्ब करने की स्पीड काफी धीमी है, अगर चाहो तो मेरे पास 500 पॉइंट का एक और आइटम पड़ा है, बहुत कमाल का है। लेकिन हाई उसे कहता है कि साले तू ये स्कैम करना मेरे साथ बंद कर, नहीं तो तेरे को एक दिन उबाल के अंडा बिरयानी बना के खा जाऊंगा। फिर हम ये फैमिली के मेन हॉल को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हम लोग वहाँ पे और ये उसी बंदे के फादर हैं जिसको हाई ने मार दिया था और साथ ही में ये उसके टीचर हैं जिसको हाई ने गंजा कर दिया था। मैग्मा हाई के फादर से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने जो कांड मेरे स्टूडेंट और मेरे बेटे के साथ किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जिसपे हाई के फादर आगे से कहते हैं कि घंटा मैं लूंगा जिम्मेदारी। तुम्हारे बेटे और तुम्हारे स्टूडेंट ने 5 सालों तक मेरे बेटे के साथ जो कांड किया, क्या मैंने एक भी बार तुमसे ये कहा कि तुम अपने बेटे के कांडों को देखो? नहीं ना। अब जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को पेल दिया है तो इसमें मेरी कौन सी गलती है? तुम मेरे ऊपर दोष क्यों लगा रहे हो? लेकिन उसी टाइम पे मैग्मा हाई के फादर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाई के फादर आगे से कहता है घंटा मेरा एविडेंस, तुम्हारा बेटा इसीलिए मरा क्योंकि उसने वो कांड किए थे, अब इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मैंग आगे से कहता है क्या तुम ये फैमिली के बनाए गए रूल्स के बारे में भूल चुके हो जिनको पैट्रियार्च ने बनाया था? और वैसे भी तुम्हारे बेटे ने एक फैमिली मेंबर को मारा है जो कि बहुत बड़ा पाप है। या फिर तुम चाहते हो कि मैं रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे बुला लूं? जिससे हाई के फादर को समझ में आ जाता है कि रूल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले भी गद्दारी कर रहे हैं, सबको पेलने की जरूरत है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक सर्वेंट भागते हुए आता है और बताता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। हाई के फादर उसे कहता है कि यहाँ पे लोग पेल दिए जा रहे हैं और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि आपके बेटे ने वैंग फैमिली के बेटे को पेल दिया है और साथ ही में उनके 2 एल्डर आए थे उनकी भी बजा दी है और साथ ही में वैंग फैमिली अब हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है और वो आपका इंतजार कर रही है। ये वाली न्यूज सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाई तो लेवल 1 पे था और वहीं पे हाई के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सारा मेरा बेटा कब से बाहुबली बन गया बे जो 5 लेवल के एल्डर्स को पीलने लगा। वो सर्वेंट हाई के फादर से कहता है कि वैंग फैमिली को संभालिए जाके, वो गुस्से में बौखला चुके हैं, फट न जाए। हाई के फादर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग उनके साथ बात करते हैं और वहीं पे मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि हाई इतनी जल्दी से ताकतवर कैसे हो गया और 5 लेवल के स्टेज के बंदे को हरा दिया था और मैंग ने ही हाई के साथ उस डीमन स्नेक गर्ल को वहाँ पे लगाया था। इसीलिए मैंग को ऐसा लगता है कि 5 सालों तक उस डीमन स्नेक का ब्लड पीने की वजह से हाई भी एक डीमन बन चुका है। जिससे उसको एक तगड़ा आइडिया आता है कि अगर वो ये बात साबित कर देता है कि हाई एक डीमन बन चुका है तो फिर उसका पत्ता आसानी के साथ काट दिया जा सकता है और मैंग इसी बात का फायदा उठा के पूरी की पूरी ये फैमिली को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही में हाई और हाई के फादर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम लोग घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग वैंग फैमिली को देखते हैं और उनके साथ हम लोग उसके हेड जू सैन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हाई के फादर वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन जू सैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इससे सामने की तरफ एक सोनिक वेव जाती है और सभी लोग इससे घबरा जाते हैं। लेकिन हाई के फादर को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि बहरा नहीं हूँ, चुपचाप बोलो। और हाई के फादर की आवाज वैंग फैमिली के हेड से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए वो लोग भाई एक ही झटके में शांत हो जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि हम जैसे लोगों को गली के बीच में चिल्लाना शोभा नहीं देता है। हम लोग यहाँ पे एक ही मकसद से आए हैं कि हमें ये हाई दे दो। और वैंग फैमिली उसे जो कुछ भी कहती है उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। हाई के फादर आगे से कहते हैं कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? क्या तुम कहीं के देवता वेवता हो क्या? जिस पे जूसन आगे से भाई सिटी का टोकन निकालता है और उसे दे देता है, जिससे हाई के फादर को समझ में आ चुका है कि ये साला भाई मंत्री बनने वाला है। फिर जूसन हाई के फादर को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को गली के बीच में मार दिया है और साथ ही में वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को बुरी तरीके से घायल कर दिया है और सिटी के नियम के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए और वो सजा होगी उसकी खाल को खींच देना और उसकी हड्डियों का चूरा बना देना। जैसे ये फैमिली के बाकी एल्डर्स हाई के फादर को घूंटने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद मैंग आगे बढ़ता है और वो जूसन से कहता है कि हम दोनों ही स्टेटस वाले लोग हैं और हम जैसे लोगों को गले के बीच में कुत्तों की तरह लड़ता देखना ये काफी ज्यादा खराब बात होगी, इसलिए हमें घर के अंदर चल के बातें करने चाहिए। हाई के फादर को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ में आ जाती है कि मैंग उनके बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ा है और वो किसी भी कीमत पे हाई को मारना चाहता है। इसके बाद सभी लोग हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और
15 मिनट बीतने के बाद भी हाई अभी तक नहीं आया था। जूसन पूछता है कि वो कहाँ पे रह गया है, जिसमें मैंग कहता है कि उसने पहले ही हाई को बुलाने के लिए भेज दिया है और वो लोग आते ही होंगे। हाई के फादर मैंग को गुस्से में शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छा काम किया, और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हाई जब तक तुम सही सलामत घर को छोड़ के भाग जाते हो तो फिर मैं इस मामले को आसानी के साथ संभाल सकता हूँ, बस तुम पहले मत जाना। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग हाई के कमरे को देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आते हैं। हाई इस बात से गुस्सा होता है और कहता है क्या मैंने बोला कि तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन वो लोग हाई से कहता है कि तुमने वैंग वू को पेल दिया है इसीलिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा, और हम लोग एडवाइस देते हैं कि तुम हमारी बात बहुत अच्छे से सुनो। इसके बाद सिस्टम हाई को बताता है कि तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हाई उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा, बस तुम बीच में कोई स्कैम मत करना। इसके बाद हाई अपने रिंग के अपने कपड़े निकालता है और उन्हें पहन के जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने हाथों को गर्म करना चाहता था, इसीलिए जो लोग उसकी विदाई उठाने के लिए आए थे वो उन सभी को पेलता है और पेलने के बाद हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हाई डायरेक्ट सीधा हॉल के अंदर एंट्री मारता है और उसके फादर उसको जैसे ही हॉल में देखते हैं तो वो आगे से कहते हैं ओ फक। हाई आगे बढ़ता है और अपने फादर को ग्रीटिंग्स देता है, और वहीं पे हाई के फादर सोचते हैं कि चूतिए तो यहाँ पे क्यों आया। जूसन हाई से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया है और मैं तुम्हें उसकी सजा देने के लिए आया हूँ, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा है तो फिर तुम कह सकते हो। हाई उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और उसे कहता है कि तेरा बेटा मरना डिजर्व करता था, समझा टकले। मैंग हाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें अपने कर्मों के ऊपर पछतावा नहीं है, तुमने सबसे पहले अपने एक फैमिली मेंबर को मार दिया, इसके बाद तुमने वैंग फैमिली के एक मेंबर को मार दिया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है जो पाप तुमने किए हुए हैं। हाई के फादर उसे कुछ कहने ही वाले थे कि उसी टाइम पे हाई मैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हराम खोर, तेरे बेटे माफई ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया पूरे 5 सालों तक, तुम में से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा, और 5 सालों तक लगातार मेरी कह के लेने के बाद जब मैंने उसकी एक बार पूरी तरीके से ले ली अब तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। और रही बात कमीनेपन की तो पूरी सिटी में तुमसे बड़ा कमीना कौन है। जिसके बाद हाई जूसन की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि रही बात तेरे बेटे की तो उसने सबसे पहले सिटी के बीच में मेरी बेइज्जती की, जिसके बाद उसने मेरी मरी हुई माँ की बेइज्जती की, इसीलिए मैंने उसको मार दिया, और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो मैं तुमको भी मार सकता हूँ। फिर हाई के फादर मैदान जंग में उतरते हैं और वो जूसन से कहते हैं कि देखा तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मेरे बेटे की बेइज्जती की, जिसके बाद मेरी मरी हुई वाइफ की बेइज्जती की, इसीलिए मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मार दिया, सब कुछ बराबर है। और रही बात सिटी के नियमों की तो उसमें ये सब कुछ लीगल है, इसीलिए अपनी गंदी तशरीफ उठाइए और यहाँ से दफा होइए। लेकिन उसी टाइम पे मैंग फिर से उतरता है और वो हाई से कहता है कि चलो अभी के लिए इस मुद्दे को जाने देते हैं, लेकिन तुम पिछले 5 सालों से कल्टीवेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक से तुम मेरे बेटे को मारने में काबिल रह सके, और यहाँ तक कि तुम वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को भी पूरी तरीके से घायल कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम 5 सालों तक डीमंस के साथ रह रहे थे और अब तुम एक डीमन बन चुके हो। भाई आगे से उसे कहता है कि डीमंस के साथ रहना और डीमन बन जाना, वैसे तुम्हारे पास सबूत कहाँ पे हैं? इसमें मैंग आगे से कहता है कि वो लोग वैंग फैमिली की शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो लोग डीमन के बारे में पता लगा सकते हैं। उसी टाइम पे हाई के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम खुद की फैमिली मेंबर्स के ऊपर इस तरह से चीजें लगा सकते हो और मॉन्स्टर रिवेलिंग शील्ड का यूज कर सकते हो। इसमें मैंग आगे से कहता है कि ये फैमिली के लिए ही सब कुछ हो रहा है। हाई अपनी नाक खुजाते हुए कहता है कि ये कौन सा मिरर आ गया बे। जिसके बाद वो मैंग से कहता है कि अगर मैं डीमन ना हुआ तो फिर क्या होगा। इसमें मैंग आगे से कहता है कि फिर ये सब मामला खत्म हो जाएगा बस। और मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये साला डीमन नहीं बना है तो फिर इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गई कि ये मेरे बेटे को मारने में कामयाब हो गया, और साथ ही में वैंग फैमिली के 2 एल्डर्स को भी पेल दिया जो कि भाई लेवल 5 पे थे। वहीं पे जूसन भी हाई से कहता है कि अगर वो डीमन नहीं बना है तो फिर ये प्रॉब्लम यहीं पे सेटल हो जाएगी। हाई के फादर को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन हाई आगे से ओके का साइन देता है, तो फिर हाई के फादर भाई शील्ड को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद जूसन अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है तो उसके शील्ड से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है, जिससे हाई पहले तो घबरा जाता है, लेकिन बाद में उसे वो गोल्डन लाइट कूल लगने लगती है और वो शो ऑफ करने लगता है। सभी लोग इससे हैरान रह जाते हैं कि हाई एक डीमन है ही नहीं, वो लोग फालतू में ही उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। जिसके बाद हाई के फादर जूसन से कहते हैं कि तसल्ली हो गई हो तो अपना पिछवाड़ा उठाइए और घर से बाहर निकल जाइए। लेकिन जूसन की तरफ का एक बंदा आगे से कहता है कि हाई कोई किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होगा अपनी डिमोनिक प्रेजेंस को छुपाने के लिए। जिसके बाद वो हाई के ऊपर हमला कर देता है खुद ये चेक करने के लिए कि हाई कोई डीमन है या नहीं। इसके बाद सिस्टम आगे बढ़ता है और वो हाई को बताता है कि ये नमूना तो लेवल 1 पे है, तुम तो इसका हाथों से ही कचुम्बर बना दोगे। इसके बाद हाई वहाँ पे शॉर्ट डिवोरिंग टेक्निक को रिवील करता है और कहता है कि यही वो डिमोनिक पावर है। इसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हुए उस
बंदे के ऊपर एक स्लैश दे मारता है और वो पीछे की तरफ गिरता है और लड़खड़ाते हुए दीवार से जा टकराता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हाई की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि हाई सिर्फ लेवल 3 पे था, लेकिन इसके बावजूद उसके पास लेवल 5 की एक टेक्निक थी और ये लोग यहाँ पे इसे जुआन लेवल कह रहे हैं, हम लोग यही मान लेते हैं। जूसन भी इस बात से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि ये फैमिली के पास ऐसे भी कोई खतरनाक चीज है। वहीं पे हाई के फादर अपने मन में सोचते हैं कि बहुत अच्छे बच्चुआ, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की और तुम्हारे पास जुआन लेवल की एक टेक्निक है। जिसके बाद हाई आगे बढ़ता है और उस नमूने को पकड़ता है और उसे उठा उठा के पटकने लगता है। वो उसे एक तरह से पंचिंग बैग बना देता है और उसका मुंह लाल पीला कर देता है। जूसन से ये देखा नहीं जाता है और वो हाई के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे हाई के फादर खड़े होते हैं और वो भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली मेरे बेटे को छूने की? और हाई के फादर की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई थी। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी भाई इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि हाई के फादर के पास इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन कहाँ से आ गई। और हाई के फादर की जो कल्टीवेशन है उसको जाहुआ लेवल फर्स्ट कह रहे हैं ये लोग। उसी टाइम पे हाई उस बंदे को पकड़ता है और उसे भाई दरवाजे से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हाई के फादर जूसन से कहते हैं कि दफा हो जाओ। इससे जूसन की फटके 4 हो जाती है और वो अपने लोगों को लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हाई के फादर मैंग से कहते हैं कि मेरा बेटा डीमन नहीं बना, क्या तुम निराश हुए? इस पे मैंग उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा एक पैरोडीजी है। इसके बाद बाकी एल्डर जो भी लोग थे वो सभी वहाँ से दफा हो जाते हैं। हाई के फादर अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम सच में डीमन तो नहीं बने हो ना? इस पे हाई आगे से कहता है, हाँ पिताजी, क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है? इसके बाद हाई अपने फादर से पूछ ही लेता है कि उसकी मदर कैसे मारी गई थी। इस पे हाई के फादर उसे बताने लगते हैं कि ये उनकी गलती है, अगर वो लोग थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं तो फिर हाई की मदर डीमन लैंड के अंदर मारी न जाती। लेकिन हाई आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सच नहीं है, उसने वैंगवू को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसने लड़ाई करने के लिए बोला था। जिसके बाद हाई थोड़ी देर के लिए रुकता है और बाद में रोते हुए कहता है कि उसने वैंगवू को इसलिए मारा था क्योंकि उसने बताया था कि उसकी मदर को वैंग फैमिली ने मारा था। इसके बाद हाई अपने फादर से पूछता है कि उन सालों में क्या हुआ था। अब हाई के फादर को उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। हाई के फादर समझ जाते हैं कि अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है, अब उन्हें हाई को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग जूसन को देखते हैं जो कि अपने बड़े बेटे से पूछता है कि तुम हाई के बारे में क्या सोचते हो। जूसन के बड़े बेटे का नाम वैंग ई था और वो कहता है कि हाई ने काफी आसानी के साथ उन दोनों एल्डर्स को हरा दिया। उसके पास जरूर काफी अच्छी और पावरफुल टेक्निक्स होंगी, लेकिन वो अभी भी मेरी नजरों में एक छोटा सा बच्चा ही है। आखिर में मैं ही तो इस पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट करने वाला हूँ और मेरे सामने वो बस एक छोटा सा कछुआ है, इसको मैं जब चाहे तब मसल सकता हूँ। वैंगी अपने फादर से कहता है कि कुछ ही टाइम में यहाँ पे टेम्पल्स गॉड शुरू होने वाला है। ये कंपटीशन होगा जहाँ पे हर एक फैमिली भाई अपने अपने बच्चों को भेजेगी भिड़ने के लिए और वैंगी का यही प्लान है कि वो यहाँ पे हाई फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके हर एक बेटे को मार के। इस पे जूसन आगे से हंसते हुए कहता है कि तू ही है मेरा बेटा। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है। हम लोग ये रेसिडेंट के किंग युआन पैलेस को देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक सुंदर कन्या को देखते हैं जो कि भाई कल्टीवेट कर रही थी और वो अपने अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करती है और कुछ ही देर में जब वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर निकलती है तब वो की हाई की लेवल 4 पे आ चुकी थी। और इस क्यूट लड़की को इस बात के ऊपर पूरा यकीन था कि ये कुछ महीनों के अंदर ही की हाई के 5th लेवल पे जा सकती है और कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकती है और शायद से ये जीयू को भी हरा सकती है। इसके बाद हमारी क्यूट लड़की गॉड्स टेम्पल की नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएगी और इसका नाम किंग युआन है। फिर जब किंग युआन बाहर की तरफ निकलती है तो बाकी जितने भी लोग थे वो उसे सीनियर सिस्टर कहते हुए ग्रीटिंग देते हैं और इसकी तारीफ करते हैं कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। कुछ लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं कि कंपटीशन जल्दी ही शुरू होने वाला है और हमें तो पूरा यकीन है कि सिस्टर किंग काफी अच्छे से कंपटीशन को पास करेंगी और हो सकता है कि वो इस कंपटीशन को जीत भी जाएं। एक लड़का बात करते हुए कहता है कि जियो शक्तिशाली तो है लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टर किंग युआन उससे ज्यादा बेहतर हैं। वहीं पे किंग युआन भी पीछे से भाई कह के हामी भरती है। ये मेरी आदतें बहुत खराब हो रही हैं। अच्छा हुआ कि मैं हेंताई मानवा ने एक्सप्लेन करता, नहीं तो मुझे ऐसी आवाजें निकालनी पड़ती। ओ ये लेकिन उसी टाइम पे एक चश्मे वाला लड़का हाई के बारे में बात करता है और कहता है कि तुम्हें हाई को नहीं भूलना चाहिए। इस पे मोटा लड़का कहता है कि हाँ वो हाल ही में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और पूरा सिटी उसके बारे में जानता है और अगर हम लोग ये फैमिली के यंगर जनरेशन की बात करें तो वही सबसे बेस्ट में आता है। लेकिन किंग युआन को हाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये नया बंदा कहाँ से आ गया। इसके बाद वो लड़के ये बात करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि हाई ही फैमिली कंपटीशन के अंदर चैंपियन बनने वाला है। भले ही जियो और किंग युआन शक्तिशाली हैं
लेकिन उनका हाई के सामने कोई भी मैचअप नहीं है। वो उन्हें चुटकियों में मसल के रख देगा। किंग युआन को पहले तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग किस ये हाई के बारे में बात कर रहे हैं और वो काफी कंफ्यूज रहती है कि हाई कौन है। लेकिन जब उसे याद आता है कि ये लोग किस ये हाई के बारे में बात कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपना मुंह पकड़ के चिल्लाने लगती है। इसके बाद किंग युआन जिस गली से गुजरती है वहाँ पे लोग ये हाई के बारे में बात कर रहे थे। लोग आर्टिकल छाप रहे थे, 2,000 वर्ड्स ये हाई के बारे में बात कर रहे थे। बेचारी जब वो पॉटी करने के लिए भी जाती है तब भी लोग सिर्फ ये हाई के बारे में बात कर रहे थे। और उसी टाइम पे लेजेंडरी घोस्ट दी हनाको-सान बाहर निकलती हैं और वो भी किंग युआन से बस यही कहते हैं कि मुझे भी ये हाई के बारे में पता है। इसके बाद जब बेचारी किंग युआन अपने घर से बाहर निकलती है तब कई सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके चक्कर काटते हुए कहते हैं कि एक बेचारी लड़की धूप में अकेले बैठी रो रही थी और उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये हाई कौन है। और हाई की इतने ज्यादा चर्चे होने की वजह से उसका दिमाग ब्लास्ट कर जाता है और वो फैसला कर लेती है कि वो हाई के बारे में हर एक जानकारी निकाल के रहेगी। इसके बाद किंग युआन उस जगह पे जाती है जहाँ पे हाई पहले रहा करता था और वो बस यही सोच रहे थे कि जब वो सर्कुलेशन के अंदर थे, यानी कि खुद को एक कमरे में बंद कर लेना और कल्टीवेशन करना, उस टाइम पे ये हाई ने ऐसा क्या कांड कर दिया कि पूरा शहर उसी के बारे में बात कर रहा है। खैर जब वो अंदर जाती है तब उसे ये हाई वहाँ पे नहीं मिलता है। घर का सर्वेंट उसे बताता है कि उसने घर को बदल लिया है। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रही थी तब सर्वेंट भी उसकी टांग खींचता है, ये कहते हुए कि तुम भी ये हाई से मिलने के लिए आई हो। इसके बाद हम लोग हाई के नए घर को देखते हैं जहाँ पे वो अंदर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था और बाहर की तरफ एक कुत्ता था जो कि भाई टट्टी दिखाते हुए खुद को खुजा रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे किंग युआन आती है तो वो कुत्ता तुरंत खड़ा होता है और बोर्ड दिखाते हुए कहता है कि अंदर कल्टीवेशन चल रही है, इसीलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग किंग युआन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को साफ करते हुए कुत्ते के ऊपर एक लात मारती है और कुत्ता हवा में और कुत्ता बेचारा माई रे करते हुए नीचे गिरता है। इसके बाद हम लोग हाई को देखते हैं जहाँ पे भाई उसकी फुल मसाज चल रही थी। किंग यू उसकी भाई एकदम मस्त मसाज कर रही थी। बाकी जितनी भी सर्वेंट थी वो सभी उसके लिए केला अंगूर लेके साइड में खड़ी थी। बंदे को भाई किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। इसके बाद हाई अंडे से कहता है कि और मेरे मेथड कैसे हैं, क्या तुम्हें आराम मिल रहा है। फिर हम लोग अंडे को देखते हैं और उसको भाई कढ़ाई में डाल दिया था उबलने के लिए। अंडा हाई से कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मैं हॉट स्प्रिंग के अंदर हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही उबल जाऊंगा। हाई उसे कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या, मैंने तुम्हें बताया ना कि ये हॉट स्प्रिंग है, इससे तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अगर भाई ये ऐसा ही चलता रहा तो मानवा खत्म होने तक ये पक्का भाई इस अंडे को खा जाएगा। क्या जब भाई अपने भाई मजे ले रहा था उसी टाइम पे दरवाजा हिलने लगता है और बाहर से कोई बंदा चिल्ला के कहता है कि ये हाई बाहर निकलो और मेरे साथ डुअल करो। हाई सिस्टम से पूछता है कि अब ये कौन नया मेहमान आ गया, जिसपे सिस्टम उसे बताता है कि ये जीयू है क्योंकि तुमने पूरे शहर के अंदर आतंक मचा के रखा है कि तुम्हें नंबर 1 फैमिली मेंबर हो, इसीलिए उसकी जल रही है और वो यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया है। भाई अपने आलीशान कोट में भाई बाहर निकलता है और कहता हूँ कि चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तब उसकी मुलाकात जीयू से होती है और वहीं पे हम लोग छत के ऊपर उन्हीं तीनों लड़कों को देखते हैं जो कि ये हाई के बारे में बात कर रहे थे और वो तीनों एक साथ कहते हैं कि ब्रदर जीयू यहाँ पे भाई हाई के लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए हैं, यानी कि मुसीबत। लेकिन वो तीनों इस बात का फायदा उठा सकते हैं ये चेक करने के लिए कि दोनों भाइयों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चश्मिश को देखते हैं और उसकी नजर किंग युआन के ऊपर पड़ जाती है और वो उससे पूछता है कि दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये हाई के। लेकिन उसी टाइम पे किंग युआन उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे वो नीचे क्रैश कर जाता है और बाकी दोनों की इससे फटके 4 हो जाती है और वो दोनों किंग युआन से 2 गज की दूरी नाप लेते हैं कि कहीं हमें भी न जड़ दे। जिसके बाद हाई जीयू से कहता है और बाबू भैया क्या हालचाल है, कैसे आना हुआ यहाँ पे। जीयू उसे कहता है कि तुम तो पूरे मजे उठा रहे हो जो फैमिली तुम्हें दे रही है। जिसपे हाई आगे से हंसते हुए कहता है कि फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज किया है तो बेशक मैं पूरे मजे उठाऊंगा। जिसे भाई जीयू को काफी तेज जलन होती है। ये बात हमें वो दोनों एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि भाई हाई ये कह रहा है कि हम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन मोटा वाला बंदा कहता है कि वो हमें नहीं। वो ब्रदर जीयू से कह रहा है कि ब्रदर जीयू काफी ज्यादा कमजोर है और हाई उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली। इसके बाद जीयू आगे बढ़ता है और वो हाई के चेहरे के पास जाके उससे कहता है कि यंगन जनरेशन में सबसे बेस्ट मैं ही रहूंगा और ये टाइटल भी मेरा होगा। लेकिन हाई उसे कहता है कि दूर से बात करो जनाब, क्योंकि तुम्हारा थूक मेरे ऊपर आ रहा है और मेरे पास मेरा मकसद भी है। जीयू हाई से कहता है कि तुम्हारे जैसा जो कि सिर्फ मौके का फायदा उठाता है वो यंगन जनरेशन ऑफ द फैमिली के लिए वर्दी नहीं है, ये टाइटल तुम्हारे लायक नहीं है। जीयू हाई से कहता है कि वही इस टाइटल के लिए वर्दी है क्योंकि उसके पास प्योर ब्लड है और वो साथ ही में कड़ी मेहनत कर रहा है। वहीं पे हाई की मदर की आइडेंटिटी अभी तक अनरिवील नहीं हुई है और उनके पास
प्योर ब्लड भी नहीं है, इसीलिए हाई कभी भी इस टर्टल के लिए वर्दी नहीं है और वो आज के ड्यूल से ये बात साबित कर देगा कि वो दोनों कितने पानी में हैं। हाई को इस बात से गुस्सा आ जाती है कि जियो ने उसकी मरी हुई मदर के बारे में ऐसा कुछ कहा, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पे किंग युआन पीछे से कह रही थी कि लड़ो लड़ो, एक दूसरे का मुंह फोड़ दो। जियो हाई से कहता है कि हथियार तो निकाल लें, लेकिन हाई कहता है कि हाथी काफी है तुम्हारा कचूमर बनाने के लिए। जिसके बाद हाई लड़ने का पोस्टर ले ही रहा था कि उसी टाइम पे जियो तूफान की तरह आगे बढ़ता है और हाई के गले के ऊपर एक स्लैश मारते हुए उसके पार निकल जाता है। हाई भी जियो की स्पीड और उसकी ताकत को देख के हैरान हो चुका था। इसके बाद जियो वहीं पे नहीं रुकता है और वो हाई के ऊपर लगातार हमले करते रहता है, लेकिन हमें तो पता है ना कि हाई के पास डिवोवर ऑफ शॉट टेक्निक है, जिसकी मदद से वो सभी शॉट टेक्निक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको अपनी ताकत के अंदर बदल सकता है। इसीलिए हाई वहाँ पे खड़ा होकर सभी अटैक्स को झेल रहा था। हाई हल्का सा पीछे हटने की कोशिश करता है तो जियो तूफान की तरह आगे बढ़ता है और उसके गर्दन काटने ही वाला था कि एंड मौके पे हाई अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद हाई अपने हाथ में अपनी पावर को इकट्ठा करता है और जियो के सीने के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे जियो पीछे की तरफ हल्का खिसक जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। हम तो देखते हैं कि जियो के सीने के ऊपर जो कपड़ा था वो फट चुका था और जियो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी ताकत मेरे बराबर की है। आखिर में इस कुत्ते को ऐसा क्या मिल गया है जो इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। हाई जियो से कहता है कि तुम बुरे नहीं हो, मुझे मजा आया, लेकिन वहीं पे जियो अभी तक रुका नहीं था और वो आगे से सबसे डेडली टेक्निक का यूज करते हुए कहता है कि ये येलो टेक्निक है, जिसको मैंने ये फैमिली से बनाया है और मैंने इसे पूरे तरीके से मास्टर करने में कड़ी मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें इसे सामने से झेलना पड़ेगा। हाई उसे कहता है कि बिल्कुल मैं इसका सीधे से सामना करूंगा। जिसके बाद जियो वहाँ पे उस टेक्निक को रिलीज करना शुरू करता है, तो उसकी टेक्निक का नाम था अनलिमिटेड शॉट टेक्निक, फ्लेम शॉट्स यानी कि आग की तलवारें। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हेड ऑन हमले करने वाले थे और वहीं पे किंग युआन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे पता भी नहीं चला कि जियो इतने हाई लेवल पे पहुंच चुका है। वहीं पे वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक एल्डर आता है और वो उन दोनों से कहता है कि ये फैमिली के स्टूडेंट्स आपस में लड़ाई नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। बेशक एल्डर होने की वजह से उसकी ताकत इन दोनों से तो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और उसकी पावर के रिलीज होने की वजह से दोनों की पावर्स आपस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो एल्डर उन्हें शांत कर देता है। हमें पता चलता है कि ये फैमिली का सेकंड एल्डर है और इसका नाम है ये हुई। उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को आपस में इतनी ही नफरत है तो कंपटीशन कुछ दिनों बाद है, वहाँ पे निपटा लेना, अभी के लिए यहाँ से दफा हो जाओ। जियो बेशक हुई के खिलाफ नहीं जाता है और कभी क्या पढ़ने लिखने वाले बच्चे टीचर के खिलाफ गए हैं। वहीं पे हाई जियो से कहता है कि तुम लकी थे, इस बार बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वहीं पे हुई हाई से कहता है कि फालतू की मुसीबत खड़ी करना बंद करो, कंपटीशन में देख लेना। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग किंग युआन को देखते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन बदकिस्मती से एल्डर की वजह से ये दोनों लड़ाई नहीं कर पाए। इसके बाद वो आगे से अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे किसी भी कीमत पे ये है कि असली एबिलिटीज का पता लगाना पड़ेगा कि वो कितने पानी में है। हम लोग देखते हैं कि अंडा बाहर निकलता है और वो हाई से जियो के बारे में पूछता है, जिसपे हाई आगे से कहता है कि बुरा नहीं था, लेकिन किसी भी कीमत पे मुझे कंपटीशन को जीतना पड़ेगा क्योंकि तुमसे 3000 पॉइंट जो लेने हैं। इसके बाद हाई को याद आता है कि उसके पास अभी भी एक अच्छा वेपन नहीं है और बिना वेपन के कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अंडा उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चल के ढूंढते हैं कोई जबरदस्त सा वेपन। इसके बाद वो दोनों भागते हुए शहर के बीच में आ जाते हैं, जिसको लिन युआन सिटी कहा गया है। हम लोग देखते हैं कि यंग कई सारे वेपन्स को देखता है और अंडे से पूछता है क्या इनमें से कोई है अच्छा। इस पे अंडा आगे से कहता है कि ये सब लोहे के टुकड़े हैं, इनमें से कोई भी बेहतर नहीं है। जिससे हाई को समझ में आ जाता है कि अच्छा वेपन ढूंढना पबजी की मीरामार मैप में गाड़ी ढूंढना जितना मुश्किल है। उसी टाइम पे हाई को सामने की तरफ से दंगा होता हुआ दिखाई देता है, तो वो उस तरफ आगे बढ़ता है और एक बंदे से पूछता है कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन वो बंदा बिल्कुल मेरी तरह था, वो हाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि साले खुद पूछ लेना, मेरे से क्यों पूछ रहा है। इसके बाद होना क्या था, हाई भीड़ के अंदर घुसता है और जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे दिखाई देता है कि चाइल्ड ली नाम का बच्चा किन्हीं दो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि उस बुढ़े आदमी की एक पोती भी थी जो कि अपने ग्रैंडपा को संभाल रही थी। हालांकि हाई को वो बंदा को जाना पहचाना लगता है और वहीं पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि इस बुढ़े आदमी ने चाइल्ड ली को फिर से स्कैम करने की कोशिश की है, अब तो ये पक्का मारा जाएगा। ली उस बुढ़े आदमी से कहता है कि तुम सच में मरना चाहते हो जो तुमने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की। लेकिन वो बुढ़ा आदमी आगे से बस इतना ही कह रहा था कि ये स्पेयर सच में एक येलो रंग का वेपन है और ये स्पेयर सच में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ली उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी
अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे और यही कहते रहोगे कि ये येलो रंग का वेपन है, हालांकि इसका और भी इतना शक्तिशाली नहीं है। जिसके बाद ली उस स्पीयर को उठा लेता है और उस बुढ़े आदमी के ऊपर हमला करने वाला था। इधर अंडा हाई को बताता है कि वो जो वेपन है वो कोई येलो रैंक का वेपन नहीं है, वो असल में जुआन लेवल का वेपन है जो कि येलो रैंक से ज्यादा हाई स्टेज पे आता है। अंडा उसे बताता है कि जो वो बड़ा सा स्पीयर है वो तो बस एक कवर है, लेकिन उस स्पीयर के अंदर असली जुआन लेवल का वेपन है। हाई उसे कहता है कि मुझे पता था कि साला पैसों के मामले में तुम कभी गड़बड़ी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि साला तुम किंग ऑफ बार्गेनिंग हो। ली उधर उस बुढ़े आदमी को स्पीयर से टपकाने ही वाला था कि उसी टाइम पे हाई आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि रुक जाओ, तुम बस एक ही बार स्कैम हुए हो। यहाँ पे हर्षद मेहता ने सबकी कह के ले ली थी, इसीलिए तुम्हें इतना आग बबूला होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को मारने की जरूरत है। मैं ये स्पीयर तुमसे खरीद लूंगा, अभी के लिए शांत हो जाओ। ली हाई की तरफ देखता है और कुछ सोचने के बाद उससे कहता है ठीक है। फिर हाई स्पीयर का प्राइस पूछता है तो फिर ली उससे कहता है कि ज्यादा नहीं, बस 500 गोल्ड कॉइन। जिससे हाई का मुंह बाहर आ जाता है, क्योंकि असल में एक येलो लेवल का वेपन जो होता है उसकी कीमत मात्र 50 गोल्ड कॉइन होती है और 500 तो उसका 100 गुना है। लेकिन इसके बावजूद हाई हमारा काफी काइंड हार्टेड पर्सन था, इसलिए वो आगे से स्पीयर खरीद लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। इस पे ली उन पैसों को लेता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की जो पोती थी वो हाई से कहती है कि उसे नहीं पता है कि वो उसके काइंडनेस को कैसे रीपे करेगी। हाई उस वेपन को पकड़ता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि जब हाई वहाँ से जा रहा था तब उसे ली को देख के फिर से कुछ याद आता है और उसे ऐसा लगता है कि अब इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसी रात हम उन तीनों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ली इस बुढ़े आदमी का एक बच्चा था और ये लड़की इसके कोई पोती नहीं, असल में बेटी थी। और ये तीनों भाई यही काम करते हैं और लोगों को ठग के उनसे पैसे वसूलते हैं अपना ड्रामा करते हुए। ली अपनी फादर की तारीफ करता है और उनसे कहता है कि पिताजी आपकी एक्टिंग तो सबसे बेहतरीन थी। इस पे उसका फादर उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे फादर का क्या नाम हुआ करता था। हम लोग देखते हैं कि उसी टाइम पे वहाँ पे हाई आता है और वो आगे से कहता है कि मुझे भी जानना है कि तुम्हारा नाम क्या था। ली उठ के खड़ा होता है और वो हाई से कहता है कि तुम तो दिन वाले बंदे हो, तुम हो कौन। लेकिन उसी टाइम पे हाई उसके ऊपर घूंसा मारता है और उससे भाई साइड में फेंक के उससे कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उनके फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे जानना है। इस पे उनका फादर तुरंत हाई के घुटनों पे आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और वो आगे से बताता है कि डीमंस ने उसके पुराने घर के ऊपर कब्जा कर लिया था, नहीं तो फिर उसे कभी भी अपनी बेटी और बच्चे को लेके इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसपे हाई आगे से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ह्यूमन टेरिटरी को काफी भारी तादाद में गार्ड किया जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई डीमन ह्यूमन टेरिटरी के अंदर आ सके। तुम मुझे फिर से लूटने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे उसकी डॉटर आगे बढ़ती है और वो आगे से कहती है कि उसके फादर ने सब कुछ सच सच बताया है। वो लोग जहाँ पे रहा करते थे उस जगह को डीमंस के ऊपर ने कब्जा कर लिया है। वो लोग असल में यान सिटी में रहा करते थे जो कि ह्यूमन टेरिटरी से करीब 1000 मील दूरी पे रहती है और वो लोग वहाँ पे काफी खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन कुछ ही टाइम पे करीब 1 साल पहले उस जगह के ऊपर डीमन वुल्फ ने कब्जा कर लिया और जो भी लोग उसे गार्ड कर रहे थे वो लोग बेरहमी के साथ मार गए और वो लोग काफी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ पे भाग के आ सके हैं। हाई को इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है क्योंकि लड़की ने रो के बोला था, मैं तो यकीन नहीं करता, नेवर ट्रस्ट ए क्राइंग वुमन। इसके बाद हाई उन लोगों से कहता है अच्छा चलो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद उनका फादर आगे बढ़ता है और वो हाई को एक रिंग में जो रखे थे उन्हें पैसे देने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वैंग ली आ जाता है। दरअसल इन लोगों ने हाई को ठगने से पहले इसे भी ठगा था और वो यहाँ पे इन लोगों को ढूंढते हुए आया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वैंग ली इन लोगों को ऐसे देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि हाई भी इनके साथ मिला हुआ है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग लेता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि हाई उसे पेल सकता है और वो जाते हुए कहता है कि तुमने पहले मेरे भाई को मारा और एल्डर्स को इंजर्ड किया, अब मुझे लूट भी लिया है, मैं इन सभी चीजों का बदला जरूर लूंगा। हालांकि हाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद हाई अपने पैसे लेता है और उन लोगों से कहता है कि फ्यूचर में अब लोगों को ठगना बंद कर दो। जिसके बाद वो उन्हें बाकी पैसे वापस कर देता है और उनसे जाते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। जिसके बाद वो सभी लोग अपना सामान वान पैक करते हैं और वहाँ से खिसकने की तैयारी करने लगते हैं। अंडा हाई से कहता है कि तुम फिर से वैंग फैमिली की लफड़े में पड़ चुके हो, लेकिन हाई को अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो अंडे से कहता है कि अभी के लिए उन्हें सारा फोकस कंपटीशन के ऊपर करना चाहिए और उन्हें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लेना चाहिए। जिसपे अंडा उससे कहता है कि हाँ तुम्हें पॉइंट की जरूरत जो है तभी तो मैं तुमसे लूट पाऊंगा। जिसके बाद अगला सीन आधे महीने बाद का होता है। हम लोग वहाँ पे उन्हीं 3 लड़कों को देखते हैं। उनमें से कुछ लोग जीयू के ऊपर भरोसा कर रहे थे और वहीं पे कुछ लोग हाई के ऊपर भरोसा कर रहे थे क्योंकि ये तीनों भाई सट्टा लगाने जा रहे
थे। जिसके बाद हम लोग ये फैमिली के एरिना को देखते हैं और वहाँ पे कई सारे डिसाइपल थे जो कि आपस में कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और मैं जीतूंगा। इसके बाद हम लोग जियो को देखते हैं जिसने नॉर्मल डिसाइपल्स की ड्रेस पहनी थी और उसी के बगल में किंग युआन खड़ी थी। जियो उसे कहता है कि तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो, यहाँ पे मेरा अपोनेंट सिर्फ ये हाई है और कोई भी नहीं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हाई एंट्री मारता है और भाई सभी लोग फोन निकाल के उसकी फोटो खींच रहे थे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर। इसके बाद हाई अंडे से कहता है कि अपन हिच आज 2000 पॉइंट घर लेके जाएगा और तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें हाई का स्टेटस दिखाया जाता है और ये फनी है तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। हमें सबसे पहले हाई का नाम दिखाया जाता है जहाँ पे उसका ये नाम था कि वो ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन हाई अपने फादर की सगी औलाद है या नहीं ये बात अभी भी मिस्ट्री है भाई। फिर हाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो 6 स्टेज पे आ चुका था। सिस्टम उसे बधाई देता है और उसे कहता है कि अब तुम बैकयार्ड में सुअर के साथ घूम सकते हो, कांग्रेचुलेशन। तीसरी चीज थी स्पिरिचुअल लूट। सिस्टम कहता है कि ये इसके लिए वर्दी नहीं है, इसीलिए इसी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारे हाई के पास कम से कम 8 टेक्निक्स थी जिनमें से नई टेक्निक ये थी डिवाइन स्पीयर ऑफ एग्जीक्यूशन जो कि भाई अपने सबसे लोअर स्टेज पे थी और साथ ही में ईगल टेक ऑफ भी थी यानी कि चील की तरह उड़ सकता है। हाई को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो कंपटीशन को जीत के ही जाएगा। अंडा भी उसकी तारीफ करता है कि तुमने काफी कम टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद अंडा जियो की कल्टीवेशन को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जियो भी 6 लेवल पे है और उसके पास भी लगभग हाई के जितने टेक्निक्स हैं, यानी कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन हाई को पूरा यकीन था कि वो जियो को आसानी के साथ हरा सकता है क्योंकि वो भाई सेम लेवल पे आ चुका है और साथ ही में उसके पास जुमान लेवन का एक वेपन भी है और उसके पास तो एक नई टेक्निक भी आ चुकी है डिवाइन स्पीयर एग्जीक्यूशन। इसके साथ वो जियो को आसानी के साथ हरा सकता था। लेकिन अंडा हाई से कहता है कि अरे ये सब बात छोड़ो, तुम्हारे ऊपर अभी भी मेरे 800 पॉइंट उधार हैं, अगर तुम हार जाओगे तो मैं उनमें से 1 पॉइंट कम कर दूंगा। इस पे हाई उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है साला कमीना, इसे तो पक्का उबाल के खा जाऊंगा। जियो को भी पता लग जाता है कि हाई पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन उसको भी अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो आखिर में जीतेगा वही है। इसके बाद हाई के फादर वहाँ पे अनाउंस करना शुरू करते हैं कि ये हाई का कंपटीशन हाईली शुरू किया जाता है और इसके अंदर इनर डिसाइपल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पे कंपटीशन के बारे में बताना शुरू करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे मैंग उनकी लाइनें चुरा लेता है और वो आगे से कहता है कि कंपटीशन के दौरान किसी को मारने की इजाजत नहीं है, अगर कोई किसी के दौरान मारा जाता है तो फिर उसको सेक्ट की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी। जिसपे हाई के फादर उसे देखते हुए कहते हैं कि साले ने लाइन चुरा ली और वहीं पे मैंग उसे देखते हुए हंस रहा था। इसके बाद वो वहाँ पे रूल्स को एक्सप्लेन करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे हाई उनकी लाइनें चुरा लेता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतना सब बवाल करने की क्या ही जरूरत है। जिसके बाद वो सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि तुम सभी लोग एक साथ हमला क्यों नहीं करते हो। जैसे जितने भी डिसाइपल थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और वहीं पे हाई के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो साला मुझसे भी आगे जा रहा है एरोगेंट दिखाने में, और वहीं पे मैंग आगे से हंसने लगता है। जिसके बाद वो हाई से कहता है कि फैमिली के अंदर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो झूठे वादे नहीं करते हैं, अब तुम अपनी बात से वापस नहीं लौट सकते हो। जिसपे हाई आगे से कहता है कि मेरी डिक्शनरी के अंदर बातों से पीछे हटने का शब्द है ही नहीं, इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि सभी एक साथ हमला करो। हाई के फादर उसे चुप होने को कह रहे थे, लेकिन बाकी जितने भी डिसाइपल थे वो सभी भाई सत्ते में आ चुके थे और वो हाई को मजा चखाना चाहते थे। जिसके बाद हाई जियो के पास जाता है और उससे कहता है कि जितने भी छोटे डिसाइपल्स हैं वो सभी काफी घबरा रहे हैं, कहे तुम भी तो उनमें से एक तो नहीं हो। और बाकी जितने भी डिसाइपल थे वो सभी भाई उसके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक रहे थे क्योंकि वो इनडायरेक्टली उन्हीं की बेइज्जती कर रहा था। जिसके बाद हाई जाते हुए जियो से कहता है कि अगर लड़ना चाहते हो तो अपने साथ एक ग्रुप लेके आना, नहीं तो मेरे साथ फाइट नामुमकिन है। मैंग आगे से कहता है कि जब हमारे पैट्रियार्च का सन खुद ही ये सब कुछ चाहता है तो फिर क्यों ना हम लोग उसे सेटिस्फाई कर देते हैं। और वहीं पे हाई के फादर को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन हाई उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वहाँ पे हाई के लिए स्पेशल अरेना अरेंज करवाया जाता है जहाँ पे एक साइड हाई खड़ा था फाइट करने के लिए और वहीं पे उसकी दूसरी साइड पे जितने भी पावरफुल डिसाइपल थे जो कि भाई हाई लेवल पे आते हैं उन सभी को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया गया था। और साथ ही में वहाँ पे टोटल 10 डिसाइपल थे जो कि भाई एक साथ हाई के साथ फाइट करने वाले थे। वहीं पे हाई आगे से कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक साथ पीटने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। इसके बाद हाई वहाँ पे भाई एंगर फ्लेम्स टेक्निक को रिलीज करता है जिसकी मदद से उसने दोनों एल्डर्स को कस के पेला था। वहीं पे मैंग को पता लग जाता है कि हाई ने इसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था दोनों यिन और यांग एल्डर्स को पेलने के लिए। अब यांग यहाँ पे फिर से इसे इस्तेमाल करने वाला है। हम लोग देखते हैं कि 10 में से जो सबसे छोटा कॉम्पिटिटर था और इसका नाम येवू है वो भाई बाहर निकलता है और वो हाई से कहता है कि तुम टफ होने की एक्टिंग कर रहे हो तो मेरे पास भी ये है।
इसके बाद जब वो अपने कपड़े उतारता है तब वो अपनी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को रिवील करता है और उसकी बॉडी छोटी होने के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। वहीं पे कुछ लोग उसकी टेक्निक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अगर दोनों अपोनेंट सेम लेवल पे होते हैं तो सामने वाला कभी भी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी को कहीं ब्रेक कर सकता है और सामने वाला जरूर हारा जाएगा। जिसके बाद ये वो हाई से कहता है कि वो उसके लिए अकेला काफी है और वो स्पीड की मदद से एकदम तेजी से हाई के पास पहुंचता है और उसके ऊपर दोनों पंचे से हमला करता है। लेकिन हाई अपनी जगह से हिलता नहीं है और उससे कहता है कि कांपोगे तो तुम यहाँ पे। इसके बाद हाई अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू करता है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। हाई के फादर अपने बेटे की जबरदस्त ताकत को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, लाजवाब बेटे, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। और वहीं पे मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे किसी भी कीमत पे हाई से इस टेक्निक को छीनना पड़ेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी डिसाइपल थे उन सभी लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन धुएं में से ये दिखाई दे रहा था कि दोनों अपोनेंट अभी भी खड़े हैं। फिर जब धुआं हटता है तब हम लोग देखते हैं कि ये वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और वो बेहोश होने से पहले हाई को एबनॉर्मल कहता है, लेकिन हाई उसे कहता है कि प्लीज मुझे मॉन्स्टर को हो, वो ज्यादा बेहतरीन लगता है। इसके बाद जियो अपनी शॉट बाहर निकालता है और वो हाई की तरफ करते हुए कहता है कि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो और तुम मेरे अपरोधी बनने के लिए बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद वो किंग युआन से कहता है कि वो साइड में चली जाए, वो इस बैटल के दौरान पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। किंग युआन कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन वो वहां से चली जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि यह ताकत सच में इस पूरी दुनिया के अंदर राज करता है। जिसके बाद दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि जियो वहां पे अपनी शॉट टेक्निक को रिलीज करता है, तब उसकी शॉट के अंदर से दो मछलियां बाहर निकलती हैं जिनके कलर अलग अलग थे और बेशक ये दोनों यहाँ पे यिन और यांग को रिप्रेजेंटेट कर रही हैं। जियो हाई से कहती है कि ये टेक्निक उस चीज का परिणाम है जो मैंने 10 सालों तक प्रैक्टिस की थी और वो हाई से कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल अपने पहले राइवल के ऊपर करूंगा। इसके बाद वो एक जोरदार स्लैश डायरेक्ट हाई के ऊपर मारता है। हाई जल्दी से साइड में हिलता है और उस अटैक को डॉज कर पाता है, लेकिन ये अटैक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए बाकी सभी लोगों को हाई की चिंता होने लगती है और हाई के फादर को भी उसकी चिंता हो रही थी। जिसके बाद उसी टाइम पे जियो आगे बढ़ता है और वो हाई के ऊपर लगातार इसी तरह से स्लैशेस मारते रहता है। हाई जल्दी से इधर उधर हिलता है और उन सभी को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि वो इस स्लैश को नहीं डॉज कर सकता है तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और शॉर्ट डिवोरिंग टेक्निक को स्टार्ट करता है और आसानी के साथ उस स्लैश को डिवोवर कर जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब। जियो को पता लग जाता है कि हाई इसी टेक्निक के साथ वो शॉर्ट की को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए जियो फैसला करता है कि वो हाई के ऊपर इसका इस्तेमाल करेगा ही नहीं। जिसके बाद वो अपनी फिजिकल शॉट को लेता है और डायरेक्ट हाई के ऊपर अटैक करने लगता है और बेशक हाई उनको डॉज करने में काफी ज्यादा धीमा था, इसीलिए उसके गले के ऊपर कट लगने लगते हैं। हाई पीछे की तरफ झुकता है और पंच मारने के लिए पोस्चर लेने लगता है और अपने पंच में पावर को इकट्ठा करने ही वाला था कि उसी टाइम पे जियो उसके ऊपर एक स्लैश मारता है और उसकी बॉडी के ऊपर किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है। सभी लोगों को लगता है कि हाई का खेल खत्म ही होने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे हाई खुद को संभालता है और अपनी स्टोरेज रिंग से अपने स्पीयर को बाहर निकालता है जो कि जुआन लेवल पे था, इसी के साथ वो उसको डायरेक्ट जियो की तरफ फेंक मारता है। जियो जल्दी से अपनी शॉट को सामने करता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अटैक को ब्लॉक करने की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ जियो की शॉट को वही हल्का सा तोड़ देती है, जिससे सभी लोगों को पता लग जाता है कि हाई ने जो वेपन बाहर निकाला है वो असल में एक जुआन लेवल का वेपन है। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हाई के पास जुआन लेवल का वेपन कहाँ से आया। हाई के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इस बच्चे को जुआन लेवल का वेपन कहाँ से मिल गया। यहाँ तक कि हाई के फादर ने भी अपने सेट के अंदर सिर्फ एक ही जुआन लेवल के वेपन को रखा है जो कि लो ग्रेड का है। वहीं पे मैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस वेपन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन जियो अभी भी हार नहीं मानता है और वो पीछे की तरफ खिसक के अपनी शॉर्ट पावर को इकट्ठा करता है और सीधा हाई के ऊपर हमले करना शुरू करता है। जिसके बाद हाई भी आगे से अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन हमलों को डॉज करने लगता है। दोनों ही भाई एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे और एक दूसरे के ऊपर हमला करके उन्हें ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन इसी के बाद हाई अपने भाले को जमीन के अंदर गाड़ता है और फ्लैश नाम की एक टेक्निक को यूज करता है। ऐसा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हाई के भाले से एनर्जी निकलती है और उससे एक बहुत बड़ा अवतार बन जाता है जिसके 4 हाथ थे और उन दोनों हाथों ने वहाँ पे एक एक स्पीयर को पकड़ रखा था और उसकी पावर के प्रेशर की वजह से यूजी पीछे की तरफ खिसकता हुआ चला जाता है। जियो अपने मन के अंदर सोचता है क्या वो सच में यहाँ पे ये हाई के हाथों हारने वाला है। इसके बाद वो हाई से कहता है कि तुमने अभी तक अपनी पावर को छुपा के रखा था, जिसपे हाई आगे से कहता है कि साला मैं मेन कैरेक्टर हूँ यार, मैं अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा हूँ, क्या करूँ। इसके बाद हाई वहाँ पे चार्जर
इमर्जिंग डिवाइन एग्जीक्यूशन स्पीयर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि यही टेक्निक मेरी जीत का मूव बनेगी। जिसके बाद हाई बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से आगे बढ़ता है और वो इतनी जल्दी के साथ आगे बढ़ता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जिसके बाद वो जियो को भाई पार करके निकल जाता है और उसको पार करने के बाद कहता है कि नीचे गिर जाओ और उसी के बाद जियो नीचे गिर जाता है और जियो इसी तरह से हारा जाता है। जिसके बाद सभी लोगों को लगता है कि भाई एक अच्छी सी स्पीच देगा, लेकिन वो भाई हंसते हुए कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत है कि कोई आके मुझे हरा के दिखाए। और वहीं पे हाई के फादर को भी उसके ऊपर काफी गर्व हो रहा था। जिसके बाद वो बाकी एल्डर्स को उंगली करते हुए कहते हैं कि देखो मेरे बेटे को, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। जिसके बाद वो मैंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि जरा ये भी बता दो कि इस कंपटीशन का विजेता कौन है। लेकिन मैंग शर्म के मारे वहां से उठ के चला जाता है। जिसके बाद हाई के फादर उठते हैं और कहते हैं कि इस फैमिली कंपटीशन का विजेता हाई है। जिसके बाद सिस्टम भी बाहर निकलता है और वो हाई को बधाई देता है कि उसने मिशन को सक्सेसफुली पार कर लिया। जिसके बाद वहां पे हाई को पॉइंट दिए जाते हैं तो वो सिर्फ 1000 थे। हाई सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है कि इनमें से कुछ तो गड़बड़ है। इस पे सिस्टम आगे से कहता है कि मैंने अपना ब्याज लिया है और इतने दिनों का इंटरेस्ट लगा के तुम्हारे पास 1000 बचते हैं। तो फिर होना क्या था, हाई उसको गाली देने लगता है और वो भाई अंडे को इतनी गंदी गंदी गाली देता है कि मैं सेंसर लगा के भी उसे नहीं छुपा सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे हाई के पास एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन हाई को बताता है कि उसे फिर से एक बिगनर लेवल का मिशन दिया जाता है। अंडा उसे कहता है कि तुम्हें सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और साथ ही में मेरे ऊपर भी, हम सभी तुम्हारा भला चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हाई के फादर आगे बढ़ते हैं और वो हाई से कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और हाई उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और मुझे बड़ी बदकिस्मती के साथ बताना पड़ रहा है कि ये एपिसोड और ये मानवा यहीं पे खत्म होती है। दरअसल ऑथर ने इसे भाई खुला छोड़ दिया है, सिर्फ उसने 34 चैप्टर लिखे और इसके बाद उसने इस मानवा को ड्रॉप कर दिया। इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है ताकि मैं इसे खत्म कर सकता, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। और मैंने हर जगह पे चेक कर लिया है, ऑफिशियली भी मांगा प्लेनेट पे चेक किया और गारंटी के साथ मुझे कोई भी चैप्टर नहीं मिले। ऑथर ने इसे छोड़ दिया है, सॉरी। और दोस्तों मैं यहाँ पे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल मेरे व्यूज वैसे भी नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी छोड़ी गई मानवास को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे अगली वीडियो किसके ऊपर बनाना चाहिए। माई वाइफ एंड आई डोमिनेटिंग 3 रियलम्स, इस मानवा को एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए। विद ए स्वॉर्ड आई कैन बिकम इनविंसिबल, या फिर इस मानवा को चॉइस तुम्हारी होगी।